बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अहबाब हमारे साथ आने का। डेवलपमेंट कम्युनिकेशंस नेटवर्क डेवकॉम पाकिस्तान की तरफ से मैं मुनीर अहमद आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा वीकली वेबिनार है दैट इज़ ऑन विंटर स्पोर्ट्स। इसके स्कोप क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, and also we will be looking after the environmental consequences if there are any. इस हवाले से आज हमने किया है क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जैसे चित्राल में भी और गिलगित बल्तिस्तान में काफ़ी एक्टिविटी हो रही है। एजेके का हमें मालूम नहीं है कि वहाँ पर भी कोई इस तरह के हवाले से कोई एक्टिविटी है या नहीं। लेकिन मैंने कहा कि सर इसके हवाले से आफ्ताब राना साहब ने तो खैर काफ़ी सारी पॉलिसीज़ और हमारे जो दूसरे ताहिर साहब हैं और रब नवाज साहब, आप सब लोगों ने मुख्तलिफ तरह की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट भी किया है, बनाई है सारी सूरत हाल। लेकिन हमें विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से कोई ख़ास पॉलिसी नहीं नज़र आ रही। लेकिन अभी चूँकि ये एक इमर्जिंग सेक्टर है विंटर स्पोर्ट्स का, तो हमने कहा कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि इसकी स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और कैसे हम इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे जो स्पीकर हैं आरिफ हुसैन साहब, आप इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं ईवी के टू सीएनआर के साथ और गिलगित बल्तिस्तान से आपका ताल्लुक़ है। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस हवाले से अपनी गुफ्तगू रखें, फिर मेरी कोशिश होगी, बल्कि आई वुड रिक्वेस्ट आफ्ताबुर रहमान राना साहब जो तकरीबन कोई 35-40 साल से टूरिज़्म बल्कि सस्टेनेबल टूरिज़्म के हवाले से पॉलिसी डेवलपमेंट और इंगेजमेंट का काम कर रहे हैं और he is one of the senior members of Pakistan National Tourism Coordination Board, तो उस पर भी हैं। बहुत सारी 3-4 कमेटीज़ के कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। और उसके बाद एडवेंचर स्पोर्ट्स के हवाले से ताहिर इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग, हाइकिंग और एक्सपीडिशंस, बहुत सारा काम ताहिर साहब ने भी किया हुआ है। फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे साथ इस हवाले से अपनी थॉट्स शेयर करें। फिर हम हमारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं हमारे साथ रब नवाज साहब तशरीफ रखते हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं बायोडाइवर्सिटी WWF पाकिस्तान। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो स्पोर्ट्स विंटर स्पोर्ट्स हम लोग कर रहे हैं ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ और माउंटेन एरियाज़ में, इसके क्या बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर भी कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ताहिर रशीद साहब जो हैं उन्होंने भी इस हवाले से, उनका बड़ा काम है और ये भी WWF पाकिस्तान के सीनियर डायरेक्टर हैं और आजकल सिंध और इसके इस तरफ के जो इलाके हैं वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के हवाले से काम कर रहे हैं और नॉर्दर्न एरियाज़ और मुख्तलिफ, तो फिर हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस हवाले से। फिर हमारे साथ XMNA इफ्तिखार दुरानी साहब जो प्रिंस मोहिउद्दीन के बड़े बेटे हैं, वो टूरिज़्म के हवाले से भी काफ़ी काम कर रहे हैं और अपने चित्राल के को भी रिप्रेजेंट करते रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। अगर उन्होंने हमें ज्वाइन किया तो हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर कम्युनिटीज़ को इंगेज करके क्या सूरत हाल हो सकती है। और ईवी के टू सीनार जो है, इन्होंने भी कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म जो है सेंट्रल कराकुम नेशनल पार्क के अंदर डेवलप करने की कोशिश की थी। विंटर स्पोर्ट्स के अंदर उनका क्या रोल हो सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। फिर जैसे जैसे बात आगे बढ़ती जाएगी तो फिर हम इसके अंदर देखेंगे। आरिफ असलम साहब अमेरिका में हैं और उन्होंने कहा था कि उनको कोई टाइम जोन का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, अगर वो भी हमें ज्वाइन कर पाए अमेरिका से तो आरिफ असलम साहब जो हैं उनका भी बहुत नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर टूरिज्म, शंग्रीला रिजॉर्ट्स और काफ़ी सारी उनके इनिशिएटिव्स रहे हैं। अगर वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया तो वो भी इस हवाले से इसके ऊपर बात करेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का भी जो इस वक्त हमें सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं। जी, सबसे पहले आरिफ हुसैन साहब, गिलगित बल्तिस्तान एक बड़ा इमर्जिंग पॉइंट है अपने विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से, तो आप क्या देखते हैं, क्योंकि ईवी केटो सीनार जो है वो काफ़ी अरसे से गिलगित बल्तिस्तान में काम कर रहा है या तंजीम और आप लोग, तो क्या सूरत हाल नज़र आती है, किस तरह से गवर्नमेंट और आप लोगों का कोलैबोरेशन और वो किस तरह के इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, किस तरह के इनिशिएटिव्स
पाइपलाइन में हैं? आरिफ हुसैन साहब। थैंक यू सो मच मुनीर साहब, इतना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आज जिस तरह से वेबिनार का आपने ऑर्गेनाइज किया है। जी हाँ, गिलगित बल्तिस्तान आपने बिल्कुल बजा फरमाया, एक बहुत इमर्जिंग डेस्टिनेशन के तौर पे सामने आ रहा है विंटर स्पोर्ट्स और फिर विंटर टूरिज्म के हवाले से। और EVK2CNR जो है वो GB गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोजली जी कोलैबोरेट कर रहा है और इसमें हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं कि इसको किस तरह से हम लोगों को एटलीस्ट यूरोप से और इटली से लोग लेके आएँ। इसमें जो ख़ास तौर पे एक इवेंट को हम मुनाकिद करना चाह रहे हैं मुनीर साहब, वो मार्च में हमारा एक इवेंट हो रहा है स्की ट्रैवर्सिंग या स्की टूरिंग, विच इज़ वेरी न्यू इन यूरोप एंड अमेरिका के अंदर, कि जिसके अंदर आपको कन्वेंशनल जो आपकी स्कीइंग होती है जिसके लिए आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चेयर लिफ्ट चाहिए और दूसरी चीज़ें, इसमें आपको इस तरह से कोई सेटअप नहीं चाहिए होता है। तो ये बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह चिलिम साइड से। ये स्की ट्रैवर्सिंग का आगाज़ होगा, हमारी टीम आएगी एक्सपर्ट्स की और ये जाके सतपारा में इसका इख्तिताम होगा। तो ये एक फिजिबिलिटी लेवल का भी काम है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। स्की ट्रैवर्सिंग या स्की टूरिंग पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है ऑफिशियली, और GB में तो ख़ास तौर पे मैं वो सूख से बता सकता हूँ कि पहली दफ़ा हो रहा है। तो इसमें हम बेसिकली ये टीम आएगी, मिकेले हमारे कोलीग है जिसने K2 सर किया था 2014 में, तो वो इस टीम को लीड कर रहे हैं। और इसमें 2-3 चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहला ये कि रूट कितने दिन का बनता है, दूसरा इसमें कितने स्टेजेस कहाँ-कहाँ बनाने की ज़रूरत है। रूट को डिटरमिन करते हुए हम कहीं कोर जोन के अंदर तो नहीं जा रहे, चूंकि वो एक नेशनल पार्क है, जैसे आपने इन्वायरमेंटल इसके एस्पेक्ट की बात की। तो ये सारी चीज़ें मलहूज़ रखते हुए इसको एक फिजिबिलिटी भी होगा। तो ये 10-12 लोगों की एक टीम होगी जो यहाँ से स्की ट्रैवर्सिंग करेगी चिलिम से लेकर सतपारा तक। और उसके बाद फिर रिसेंटली हमारे CM साहब के साथ इसके ऊपर बहुत दफ़ा मीटिंग्स हुई हैं और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी इसका जिक्र किया था गालिबन। तो PM साहब ने जी ही हैज़ एक्सप्रेस्ड लॉट ऑफ प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन एंड ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू पार्टिसिपेट इन दिस क्लोजिंग सेरेमनी। और हमने जी इसको कोइंसाइड किया है 21 मार्च, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में जी इसको नवरोज़ जो पर्शियन ईयर है उसका न्यू ईयर के तौर पे मनाया जाता है पर्शियन कैलेंडर में। तो उस दिन हमारा क्लोजिंग सेरेमनी भी होगा और उसी दिन PM साहब भी इनवाइटेड हैं और उन्होंने भी, और फिर हम इटालियन एम्बेसडर को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लस सम अदर डिग्निटरीज। तो इससे हमें उम्मीद ये है कि नई वेज जो है, नए रास्ते जो ओपन अप होंगे जी, और इसको हम चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में बहुत प्रमोट कर लें, बिकॉज एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि स्की टूरिंग एंड स्की ट्रैवर्सिंग के लिए देवसाई इज लाइक ए हेवन। और इस तरह से और भी बड़ी जगह हैं GB में, तो लेकिन ये पहली दफ़ा हो रहा है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम दूसरे जगह भी GB गवर्नमेंट के साथ मिलके कर रहे हैं, ये GB टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलके कर रहे हैं, CM ऑफिस के साथ मिलके कर रहे हैं। तो ये एक मेजर इवेंट होने जा रहा है जिसमें हम तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके चलेंगे और एक इंशाल्लाह एक सक्सेसफुल इवेंट होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इससे किस तरह से ये कम्युनिटी लाइवलीहुड के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? ये तो हो जाएगा कि आप लोगों ने ज़ाहिर है कि इटालियन डेवलपमेंट का कोई वो आएगा और वो सारे कुछ लोग आएंगे वो वहाँ पर, तो हाउ इट वुड कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड? मुनीर साहब, आपको पता है गिलगित में जो हमारा जो टूरिज्म का जो सीजन है वो बहुत लिमिटेड है। सर्दियों के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज्म आप डेड ही समझ लें, बिल्कुल भी टूरिज्म नहीं होता। इसका मकसद ही यही है कि टूरिस्ट सर्दियों में भी उसी तरह आए, या फिर किसी तरह से एक सब्सटेंटिव एक तादाद सर्दियों में भी GB आए, और इसका जो फायदा होगा वो जाके अल्टीमेटली जो एसोसिएटेड कम्युनिटीज हैं वही चूंकि ट्रांसपोर्टर के तौर पे सर्व कर लेंगे, वही एज ए गाइड सर्व कर लेंगे। और मुनीर साहब, इसमें हम एक ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं स्की ट्रैवर्सिंग के इस मेगा इवेंट से पहले। हम रट्टू में इनिशियली ये हमने नलतर में स्केड्यूल किया था, लेकिन नलतर में तब तक हमें लगता है स्नो नहीं रहेगी, तो इसलिए फिर GB गवर्नमेंट के साथ यही फैसला हुआ कि रट्टू में हम एक ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ये ट्रेनिंग होगी, गाइड्स की ट्रेनिंग होगी जनाब, स्की ट्रैवर्सिंग और स्कीइंग के दौरान कैसे गाइड्स किन अहलियतों के हामिल हों। तो इसमें हम उन हॉट स्पॉट्स को देख रहे हैं जहाँ पे ये पोटेंशियल है। तो वहाँ से 3-3, 4-4 बंदे हम उठा के उनको ट्रेन करेंगे कि स्की वो इन इवेंट्स के गाइड्स के तौर पे काम करें, प्लस
इनमें रेस्क्यू की ट्रेनिंग दी जा रही है कि रेस्क्यू इसमें किस तरह से किया जाए। तो ये तो वो स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं जी जो डायरेक्टली बेनिफिशियरीज के तौर पे सामने आएंगे, बट इनडायरेक्टली आप देखें तो इसमें होटल्स हैं, इसमें जनाब आपके ट्रांसपोर्टर्स हैं, इसमें हर तरह से आपको पता है फिर जो टूरिज्म जब इम्प्रूव होता है तो उससे जिस तरह से लोगों को फावाइद मिलते हैं तो वो इसके फायदे लोगों को मिलते रहेंगे होपफुली। जी। और आप हमने देखा है कि गिलगित बल्तिस्तान में पिछले दिनों जब बहुत ज़्यादा टूरिज्म समर में गया था, तो उसके बाद आपके पाटो के और दूसरे लोगों ने जो इन्वायरमेंट उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है उस वो भी हुई और उसकी मैनेजमेंट के बड़े एक मसाइल पैदा हुए थे। और EBK2CNR मैंने चूँकि आप लोगों के साथ 3-4 साल काम किया है, तो मैं ये जानता हूँ कि आप लोग अपने जो हाईलैंड्स हैं, स्नो कवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे पूरी आप क्लीनलीनेस ड्राइव चलाते हैं, गार्बेज इकट्ठा करते हैं और ये सारी सूरत टनों के हिसाब से होता है। अभी मेरा ख्याल है कुछ वक़्त से EBK2CNR ने ये एक्टिविटी नहीं की है। तो अब वो जो वहाँ पे गए हैं और सारी सूरत हाल उस पे मुझे किसी ने बताया था कि बहुत कचरा जो है वो जमा हो चुका हुआ है, उसकी सफाई। जब ये सारी सूरत हाल होगी, तो ये जो वेस्ट आएगी टूरिज्म के साथ, और तो क्या वो कोई एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन ज़्यादा बढ़ाएगी नहीं? उसको कैसे कंट्रोल करने की क्या आप और जीबी गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है? क्योंकि आप पिछले कोई 15-20 साल से मेरे ख्याल यू आर वर्किंग इन वेरी क्लोज कोलैबोरेशन विद द गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट और बहुत सारी एक्टिविटीज़ तो की हैं। उनकी सस्टेनेबिलिटी और जो अदर इम्पैक्ट्स हैं, वो कभी बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है शायद कंट्रोल नहीं हो पाए क्योंकि बहुत सारे जब लोग आ जाते हैं तो। आरिफ साहब। जी, मुनीर साहब बिल्कुल ये तो फैक्ट है कि फिर टूरिज्म है तो उससे एसोसिएटेड अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ चैलेंजेस भी उतने ही हैं। और स्पेसिफिकली आपने बात की वेस्ट के हवाले से, तो जी वेस्ट के बड़े हमने इसको हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगर इस तरह से टूरिस्ट आता है और फिर ये बड़े जो आपके क्लैंडस्टाइन बहुत प्रेस्टाइन और साफ बर्फ के ऊपर ये लोग जाते हैं, तो फिर किस तरह से इसको हम इसका तदारुक कर सकते हैं। तो इसको फिर एक तो प्रीएम्प्टिव अप्रोच है कि जाने से पहले ही लोगों को इस हवाले से सेंसिटाइज किया जाए, तो इस एक मैकेनिज्म के ऊपर काम हो रहा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलके हम कर रहे हैं कि ये चूंकि अब देखें इस साल करीमाबाद में जो आइस हॉकी का जो इवेंट हुआ जी अल्तित में, जो फ्रोजन वो जो उनका वाटर रिजर्वायर था उसके ऊपर, उसके बाद फिर कल नहीं सॉरी आज क्लोजिंग है, फाइनल डे है खलती जो फ्रोजन लेक है उसके ऊपर फिर यही स्पोर्ट्स हैं। तो इस साल के बाद एक बूम मिलने की उम्मीद है हमें गिलगित बल्तिस्तान में स्पोर्ट्स जो है, विंटर स्पोर्ट्स जो है, आइस और स्नो से रिलेटेड जो भी स्पोर्ट्स है। तो ये सिर्फ स्पेसिफिक नहीं है, पूरे जीबी के ऊपर ये चीजें अभी हमारे सामने आ रही हैं। तो वी हैव प्रपोज टू द गवर्नमेंट कि हम बैठे एक पॉलिसी डिवाइस करें इस हवाले से, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स है, पाटो है, बाटो है, सबके साथ बैठा जाए और बैठ के एक वाइब्रेंट किस्म की स्ट्रैटेजी डिवाइस की जाए कि जिसमें प्रियम्पशन हो कि पहले ही हम इसको फैलने ना दें, अगर फैल भी जाती है गंदगी तो फिर उसको किस तरह से हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। हमारे पास लकली एक मॉडल है अस्कोली में, हमारे पास हमारा इंसिनरेटर है प्लस 2004 फिर 2009 के बाद रेगुलर हमारा जो एक सिस्टम है सफाई का। अगर चीज को बहुत ब्रॉड स्केल्स के ऊपर लेके जाने की जरूरत है मुनीर साहब, जैसे आपने कहा लोगों की शिकायतें भी आ रही हैं, जेन्युइन है। शिकायतें आने से मुराद ये नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, इससे मुराद ये है कि लोग काम कर रहे हैं लेकिन काम का जो मैग्नीट्यूड है उसको बहुत बढ़ाने की जरूरत है। लोगों की तादाद बढ़ रही है तो स्नो बढ़ रहा है। सर्दियों में हमारे पास सफाई का खासा इंतजाम बलतोरों में भी नहीं है। लोग विंटर्स एक्सपीडिशंस करते हैं, वो फिर आ जाते हैं मई में जब ये बर्फ मेल्ट हो जाती है तो ये सारा गार्बेज सरफेस हो जाता है, तो फौरन लाइमलाइट में आता है, लोग तस्वीरें बनाते हैं, उसको मीडिया पे देते हैं कि जी यहाँ पे काम नहीं हो रहा। ये उस ग्लेशियर से एसोसिएटेड जो लोग हैं वो समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है और आप समझ सकते हैं। तो मुख्तसरन ये कि इसको बहुत इंटीग्रेटेड एक अप्रोच के साथ एक ज़बरदस्त एक निज़ाम हम अगर प्रोमलगेट करें, पहले डिवाइस करें, उसको नाफिज कर दें, इसको किया जा सकता है। सो वी ऑल आई एम सेइंग कि हमने इसको बाकायदा टेकअप किया था लास्ट मीटिंग में
कि इसके लिए हम एक पॉलिसी डिवाइस करेंगे, प्रीएम्पशन भी होगी उसमें, फिर सफाई का भी एक निज़ाम, लोकल गवर्नमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो कि पार्क्स भी उनके पास हैं, प्लस सिविल सोसाइटी के जो भी इदारे हैं, हम मिलके इसके ऊपर काम करेंगे। बट जी चैलेंज इज देयर डेफिनेटली। जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आरिफ हुसैन साहब, अपनी आपने इब्तदाई गुफ्तगू रखी। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा ताहिर इमरान साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? आप ज़रा बताइए कि ये गिलगित बल्तिस्तान में, तो अपना माइक ज़रा अनम्यूट कर लीजिए और ज़रा बताइए कि ये जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है हमें, एकदम विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से काफ़ी बात भी हो रही है, काम भी हो रहा है। आप एज ए एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनर के तौर पर, और आप ज़ाहिर है कि इसमें मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो कैसे आप देखते हैं हमें गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से, और तो ख़ास तौर पे इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन चित्राल की तरफ से और एजेके की तरफ से क्यों हमें नहीं नज़र आ रही? ताहिर इमरान साहब, माइक ज़रा अनम्यूट करें। जी जी, ज़रा मुख्तसरन इसके बारे में बताइए, फिर आफ्ताब राना साहब से तफसीली इसके बारे में बात करते हैं। एक तो ये है कि कुछ जो एक्टिविटीज शुरू हुई हैं प्राइवेटली, जैसे अभी इन्होंने आरिफ साहब ने बताया आइस हॉकी का हुआ, इस तरह की कुछ एक्सपेक्टेड है। और तो पहली बात तो ये है कि हमारे पास कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स की कोई ऐसी बॉडी ही नहीं है जहां, जैसे अगर मैंने पैराग्लाइडिंग या स्कीइंग का मैंने एक कंपनी या क्लब बुक रजिस्टर करवाना है, तो मैं किसके पास जाऊं? उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, कहीं पे नहीं है। और इन सब से बड़ी बात यह है कि ट्रेनिंग जो है वो बिल्कुल नहीं है, ट्रेनर्स भी नहीं है और ट्रेनिंग भी नहीं है। आरिफ साहब ने जिक्र किया उसमें स्कीइंग के रेफरेंस है। अब स्कीइंग की अगर वैसे जो कन्वेंशनल स्कीइंग है उसकी बात करें तो नवतर और अट्टू में वो पब्लिक के लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बहुत लिमिटेड है। तो सीखें कहाँ से? अभी मैं पंजाब से, हमारे पास 2 बच्चियां ऐसी हैं जो पहले कंपटीशन में पोजीशन ले चुकी हैं, मगर उनके लिए आगे कुछ नज़र नहीं आता क्योंकि उनको ना तो स्पोर्ट है, ना एंट्री की भी इजाज़त नहीं। इवन ये हमारे कालाबाग में हमें जाने के लिए, आपको पता है, इजाज़त नहीं होती। आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग, ये बहुत कुछ हो सकता है जैसे हमजा में शुरू हुआ है। अब आपने जो बात की, 2-3 बातें उस पे आरिफ साहब ने अच्छा बता दिया। इनकम जनरेशन इससे हो सकती है जब भी कोई लोग जाएंगे। अब थ्रेट्स अपनी जगह है कि उसकी एनवायरमेंटल चीजें कौन देखेगा, जनरल पोल्यूशन को कौन करेगा। अब ये एक बहुत बात होती रही पिछले सीजन में कि जी वो गन डाल के टूरिस्ट ये कर गए, वो कर गए, इधर से आ गए। ये सारी दुनिया में है। वैसे तो वेनिस में क्या टूरिस्ट रोक दिए गए, तो उसके लिए पॉलिसी और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ओवरऑल पूरा कंट्री में ये है कि हम सामने से कम उठा के भी पीछे कर देते हैं, मगर प्रॉपर कोई उसकी, एक ही वो मिसाल इन्होंने बताई स्कोली की, मगर वो काफ़ी नहीं है। तो बहरहाल इसके बढ़ने से ये है कि एक्सटेंड हो जाएगा, टूरिस्ट सीजन बढ़ेगा, उससे इनकम जनरेशन ऑटोमेटिकली होगी एज पर इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म। आपको पता है कि अगर एक टूरिस्ट कहीं जाता है, एक विजिटर जाता है, तो एवरेज 6 लोगों को रोजगार मिलता है। तो ट्रांसपोर्टर है, होटल है, वेटर है, ये वो सब। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले इसके स्टार्ट से पहले अच्छा इस पे काम हो जाए, ट्रेनर हो, और उसके बाद फिर चूंकि इसमें इमरजेंसी और एक्सीडेंट हैंडलिंग भी होगी, तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए इसको शुरू किया जाए, ताकि बाकी जैसे हमने किया, जैसे हमने नारायण को तबाह कर लिया, जैसे हमारा मरी में हालात हैं, हैप्पैज़र्ड शुरू कर लें, तो वो तरीके से अगर हम आए तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें ये जो इंटरनेशनल हमारे एनजीओज के और ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, इस पर काफ़ी स्ट्रांगली कंक्रीट काम हो तो इंशाल्लाह अच्छा हो भी सकता है। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शायद नदीम साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो स्कीइंग के हवाले से काफ़ी अपना नाम रखते हैं, और उन्होंने काफ़ी इस हवाले से काम भी किया है। शायद नदीम साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं शायद नदीम साहब, तो माइक अपना अनम्यूट करें और ज़रा बताएं कि स्कीइंग की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो क्या हैं,
और चैलेंजेस क्या हैं? शायद नदीम साहब हमें मेरे ख्याल में सुन नहीं पा जब रहे हैं तक हमारे। राब्ता नहीं हो रहा, एक छोटी सी मैं लाइन ऐड कर दूं कि ये वाइल्ड लाइफ वॉचिंग भी एक विंटर की अच्छी एक्टिविटी वहाँ आवाज आ रही है मेरी? हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी राणा साहब आवाज आ रही है? हाँ आवाज़ आ रही है जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो शायद नदीम साहब आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो। शायद नदीम साहब आपकी आवाज़ आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है, आप बोलिए। गो हेलो अहेड। आपकी आवाज़ आ रही है शायद नदीम हेलो साहब। आपकी आवाज़ आ रही है, आप बात करें। हेलो। उन्हें आपकी आवाज नहीं जा रही। यार मेरा तो जी यहाँ पे आवाज ऑन। आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज़ आ रही है, और मेरे ख्याल उनका अपना वो उधर से कोई बंद है सिस्टम। अच्छा जी जी हाँ, आप अभी माइक में अनम्यूट कर दिया है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सॉरी। जी आई एम सॉरी। ये असल में मैं किसी जगह पे बैठा हुआ हूँ, तो मुझे मैसेज थोड़ी देर पहले मिला था कि जी इसमें बोलना है, और ये टॉपिक क्या है ये भी मुझे कोई पता नहीं। मैं भी राणा साहब से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे बता। इसका टॉपिक ये है विंटर स्पोर्ट्स, स्कोप, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। अच्छा जी, विंटर तो स्पोर्ट्स। स्कीइंग के हवाले से हम आपसे जानना चाहते हैं कि स्कीइंग की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं। जी स्कीइंग विंटर स्पोर्ट्स के रेफरेंस से मैं बात करूंगा। स्कीइंग तो एक एलिमेंट है ना, और जब हम विंटर स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो दिस इंक्लूड स्नो स्पोर्ट्स एंड जो आइस स्पोर्ट्स हैं। स्नो स्पोर्ट्स तो पहले एग्जिस्ट करती थी पाकिस्तान में, जिस तरह आप लोगों ने अभी, मैं थोड़ा देर पहले सुन रहा था कि रटू और नलतर की बात हो रही थी, बट हम मालम जब्बा को भूल रहे हैं कि मालम जब्बा जो है ना अभी फुल फ्लैज एक रिजॉर्ट है, और जो कि ओपन है जनरल पब्लिक के लिए भी। और वहाँ पे इस सीज़न में तो इतनी ज़्यादा लोग उधर टूरिस्ट जा रहे हैं कि अनइमेजिनेबल उधर उनसे मैनेज करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और उधर उनकी जिप लाइन, उनकी चेयर लिफ्ट और इनका लीप ऑफ फेथ और जितनी चीज़ें हैं वो सब पे ऊपर रात हो जाती है, और वो जो टिकट्स उन्होंने इशू किए होते हैं वो पूरे नहीं हो रहे होते। और वो नलतर और जो रटू वाला है उसमें ये नर्सरीज थी जहाँ से ये विंटर स्पोर्ट्स जो है ना इमर्ज हुई, और इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया विंटर स्पोर्ट्स को। और अभी वहाँ पे भी अभी आहिस्ता आहिस्ता आई होप कि ये जो है ना ये एरियाज ओपन होंगे। नलतर में तो जितने आपके इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन है वो सारे के सारे होते हैं, और इसी तरह के रिजॉर्ट और बनाने की ज़रूरत है। मैं पिछले 2-3 साल में, ये मैं 2017 में इधर सुपोरो एक टीम लेके गया था, तो वहाँ पे जनाब आरिफ हसन जो पीओए के प्रेसिडेंट हैं इनसे भी मुलाकात हुई, और वहाँ पे मैंने देखा कि ये लोग जो है ना ये कोरियन कह रहे हैं, ये सिंगापुर, मलेशिया और इसी तरह के दुबई वगैरह, ये सारे के सारे आइस स्पोर्ट्स में आइस हॉकी और फिगर स्केटिंग और इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उसके बाद आके हमने ट्राई किया इसको, और ये जो आइस स्पोर्ट्स वाला पहला रिंक हमने नलतर में बनाया, और ये दो एक अमेरिकन और एक कैनेडियन इनको मैंने बुलाया था। ओवर द वीकेंड ये सिंगापुर से फ्लाई किया इन्होंने, और इधर आके फिर हमने पहला रिंक एक ऐड किया। और आज आप देखेंगे माशाल्लाह स्टार्टिंग फ्रॉम चित्राल, इसमें मडगलाश में अभी फेस्टिवल चल रहा है, ओवर द वीकेंड ये फेस्टिवल था। उसके अलावा अभी कैनेडियन हाई कमीशन गई हुई थी बूनी में, उन्होंने बच्चियों का एक मैच करवाया। अभी कल 28 तारीख को इसमें वो था इसका ये जो हरचिन है, लसपुर वाला जो गांव है, उसमें एक उन्होंने उनको ट्रेनिंग करवाई बच्चों को, और वहाँ पे आइस हॉकी इक्विपमेंट उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। और उसके बाद अगर ये अभी हमने अल्तित की बात की थी, तो अल्तित में 10 तारीख को ये फंक्शन था, 10 जनवरी को। उसके बाद करीमाबाद में और खैबर में, और अभी राइट नाउ आज क्लोजिंग सेरेमनी थी खलती में। तो ये सारा आई स्पोर्ट्स वाला जो है ना, ये वाइल्ड फायर नहीं होती उस तरीके से ये स्प्रेड कर रहा है। और ये उस वक्त ये मैं जिस फोरम पे भी जाता था ये कहता था कि इसका ज़्यादा पोटेंशियल है एज़ कम्पेयर टू स्पोर्ट्स, बिकॉज जहाँ पे आपको अल्पाइन स्कीइंग के लिए लिफ्ट और इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैराफर्नेलिया, बट इसके लिए कुछ नहीं। ये जो आई स्पोर्ट्स हैं इसका ज़्यादा पोटेंशियल है, और ये आम पब्लिक की या लोगों की रीच में है। आप किसी भी फील्ड में पानी छोड़ के उसको फ्रीज करके और उसके ऊपर आप कर लेते हैं।
और इसका फॉर्चुनेटली इक्विपमेंट भी आइस हॉकी का पाकिस्तान में सियालकोट में बन रहा है, जो कि एक्सपोर्ट होता है, और वो लोकल भी हम उधर से प्रिक्योर कर रहे हैं। और इसके जो आइस स्केट्स हैं वो आप कराची में अगर आप देखें तो वहाँ पे बेतहाशा ही आता है और इसकी कोई यूटिलिटी नहीं होती है। बट अभी वहाँ पे कराची में भी जो है ना ये इतना ज़्यादा लोगों ने उसको परचेजेस करनी शुरू कर दी। ये जो पहले ईरान जाता था उन्होंने उधर भी बंद कर दिया और सारा इधर ही सप्लाई हो रहा है। तो ये आई स्पोर्ट्स अगर आप पिछले 2-3 साल में देखें तो आपको एक या दो खबरें आती थी नलतर से कि जी नेशनल चैम्पियनशिप हो गई है, या इंटरनेशनल 2017 से शुरू हुई या 15 में शुरू हुई, और उसके बाद अभी आप देखें आपको हर नुक एंड कॉर्नर से नॉर्दर्न एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। अभी हमने यहाँ पे इंटरनेशनल स्नोबोर्डिंग कंपटीशन करवाया था। स्नोबोर्डिंग भी 1-2 साल हुए हैं जो शुरू हुए, उससे पहले स्नोबोर्डिंग पाकिस्तान में नहीं होती थी। ये यहाँ पे नलतर में पहला इवेंट हमने 3 साल पहले करवाया था, और अभी इंटरनेशनल हम पिछले 2 साल से करवा रहे हैं। अब यही एथलीट जो अभी मडगलश गए हुए हैं, मेरे पास ये फ्रेंच आए हुए थे और जो स्नोबोर्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए अफगान और फ्रेंच थे, कोई 22 के करीब एथलीट्स थे। ये दे हैव गॉन टू मडगलश, वहाँ पे फेस्टिवल पार्टिसिपेट करके। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको आज़ाद कश्मीर गंगा चोटी में हमने और तोली पीर और ये जो पीर शनासी है, इन साइटों को आइडेंटिफाई किया था। और अभी एजे के वालों भी एनओसी आज दे दी है। 2 रेड बुल एथलीट्स आ रही हैं ख़वातीन हैं, जो कि मैं प्राइमरीली रेड बुल का एक इवेंट है जो कि 13 तारीख को मालम जबा में हम कंडक्ट करवा रहे हैं। और ये कोई भी रेड बुल का इंटरनेशनल इवेंट पहली दफ़ा पाकिस्तान में आ रहा है। रेड बुल बड़ा नाम है एडवेंचर स्पोर्ट्स के रेफरेंस से, और इनको ऊपर 2 साल से मैं एफर्ट कर रहे थे, और भी आगे फाइनली इन्होंने अपने एथलीट्स बुलाए हैं, और इनके साथ ये हम इंशाल्लाह ये को 2 वीक्स के लिए आ रहे हैं। तो इनको हम गंगा चोटी भी लेके जा रहे हैं ताकि वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में एक थोड़ा सा किक स्टार्ट करें। और अड़न केल में ऑलरेडी हमारी इवेंट चल रहे हैं पिछले 2 साल से, जो कि स्पोर्ट्स और स्नो स्पोर्ट्स के। तो ये इसके बाद ये जो ये जो एथलीट्स आए थे इसके इंटरनेशनल स्नोबोर्डिंग के, वो भी प्रॉब्लम कोशिश करूंगा अगर टाइम मिल जाता है तो 1 या 2 दिन के लिए इनको कश्मीर लेके जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये विंटर स्पोर्ट्स में और एडवेंचर स्पोर्ट्स में अगर आप आइस और स्नो स्पोर्ट्स है, इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और ये आपने न्यूज़ से भी आपको पता चल गया होगा कि किस तेज़ी के साथ या कितनी वाइड स्प्रेड इसकी कवरेज अभी शुरू हो गई है। और ये बैक टू बैक आपने दिसंबर से शुरू करें और आगे ये इंशाल्लाह मार्च तक जो है ना एक्टिविटी चलेंगी। इसके बाद हमारी मार्च में जो है ना स्नो मैराथन्स का एक सेशन हमने रखा हुआ है, जो कि पहले एक मालम जबा में लास्ट ईयर फर्स्ट स्नो मैराथन हुई थी जिसमें कुछ इंटरनेशनल एथलीट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। इस दफ़ा भी मार्च में जो है ना मालम जबा में भी रखी हुई है, और पहली दफ़ा कोशिश कर रहे हैं कि ये KPCTA के साथ मिल के जो है ना यहाँ पे कागान में भी शुरू करें। इस दफ़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि नई डेस्टिनेशन खोलने के रेफरेंस से मैंने इस दफ़ा कुमाट में एक एक्टिविटी करवाई है अपने एथलीट्स और कोचेस भिजवा के और इक्विपमेंट दे के, और कागान में हमने इस दफ़ा एक्टिविटी करवाई है इसमें एल्पाइन स्कीइंग की। तो ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है जिस पैटर्न पे हमने मडगला शुरू किया था, या हमने अड़न केल शुरू किया था, या फिर बाकी जो ये चीज़ डेस्टिनेशंस खोली थी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को वहाँ पे ट्रेन करते हैं। अब इस करदू से मैंने 6 लड़के बुलाए थे जिनको मैंने स्नोबोर्डिंग मालम जबा में ट्रेन किए, इन स्नोबोर्डिंग, क्रॉस कंट्री और एल्पाइन स्कीइंग में। वापस से 27 तारीख को लड़के चले गए हैं, और अभी वहाँ पे कोई साहब हैं इसमें, इन्होंने मुझे रेफ़र किया था जो एयरपोर्ट मैनेजर हैं। तो उसमें ब्लाइंड लेक और ये जो कटपाना वाला जो है डेजर्ट है, इसमें आइस स्केटिंग वाला इक्विपमेंट इनको इंशाल्लाह आज ये जो खलती क्लोज होता है तो वही इक्विपमेंट हम इंशाल्लाह स्कर्दू भिजवा देंगे इनका आइस हॉकी का। और वो ये दो डेस्टिनेशंस हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे स्कर्दू में भी एक्टिविटीज़ होंगी, उनकी ट्रेनिंग हो गई हुई है, और वहाँ से नेक्स्ट ईयर हमको इंशाल्लाह कोई आइस स्केटर या कोई भिजवा देंगे। और ये सारी एक्टिविटीज़ मैंने जो फोरम बनाया हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर, उसको देख के जो हमारे इंटरनेशनल कोचेज़ हैं उन्होंने बड़ी इंटरेस्ट शो किया है। और वो इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन की जो वेबसाइट है उस पर उन्होंने ट्वीट किया ये चीज़ें। और जब ये 4-5 साल पहले आए थे उन्होंने कहा जी वो तस्वीरें हमें भिजवाएं ताकि हम जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी पब्लिसिटी और वो चीज़ें करें। तो अगर आप IAHF की साइट पे जाएं, इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन की, तो उसमें भी आपको ये वाले जो है ना ये ट्वीट और इस तरह की चीज़ें इंशाल्लाह मिलेंगी। तो आई एम वेरी होपफुल कि ये जिस स्पीड के साथ ये स्प्रेड कर रहा है, और इसके लिए सिर्फ जो KP गवर्नमेंट GB टूरिज्म और AJ के टूरिज्म वाले ये थोड़ा सा आसरा करें ना, और इनसे कुछ भी नहीं मांगते हम, सारा कुछ एथलीट भी खुद लेके आ रहे हैं, इक्विपमेंट भी दे रहे हैं,
इनका थोड़ा सा एक वो एनओसी और बाकी वो जो इश्यूज हैं वो वाले अगर रिजॉल्व हो जाएं तो ये खुद ब खुद लोकल भी इसको इंटरेस्ट लेके करेंगे और गवर्नमेंट की सपोर्ट अल्टीमेटली खुद ब खुद आएगी। और मडाग्लाश की एग्जांपल मैं बार बार देता हूँ कि उसमें मडाग्लाश में जब हमने इवेंट शुरू किया आज वो रेगुलर एक फीचर बन गया और फ्रांस और पता नहीं किधर किधर से लोग आके वो कर रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये हाल बाकी लोगों पे बाकी जगहों पे भी हो इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया शाद नदीम साहब, बहुत तफसील के साथ आपने फरमाया। आफ्ताब राना साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। ताहिर रशीद साहब ने काफ़ी देर से हाथ खड़ा किया हुआ है, तो उनसे ज़रा पूछ लें कि उनका कोई सवाल है या कमेंट है। ताहिर रशीद साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? यू कैन आस्क योर क्वेश्चन और कमेंट। ताहिर रशीद साहब, ताहिर रशीद साहब मेरे ख्याल से सुन। आफ्ताब राना साहब चलें जब तक वो आते हैं। आफ्ताब राना साहब प्लीज़ ज़रा बताइए कि एक तो ये जो नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड है उसने जाहिर है कि अपना एक रोल अदा कर रहा है और आप लोगों ने पॉलिसीज़ वगैरह भी बनाई हैं। ये विंटर स्पोर्ट्स के ऊपर जैसे भी हमारे दोस्त ने इससे पहले बात करते हुए कहा कि इसके ऊपर कोई इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव पॉलिसी उस तरह से नहीं है। शायद नदीम साहब ने भी जैसे भी कहा कि मुख्तलिफ पॉकेट्स में काम हो रहा है, लेकिन उस तरह से एक इंटीग्रेटेड एफर्ट्स और गवर्नमेंट की जो एनओसीज वगैरह चाहिए होते हैं उस हवाले से सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप क्या समझते हैं कि कैसे इसको हम लेके चलें तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा? आफ्ताब राना जी, साहब। थैंक यू मुनीर साहब। आई थिंक ये जो विंटर स्पोर्ट्स की प्रमोशन का आपने इवेंट रखा है आज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये एक न्यू कंपोनेंट है पाकिस्तान के टूरिज़्म का। और अभी हालिया सालों में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जैसे शाहिद नदीम साहब ने बताया शुरू कर दी गई हैं, जिसकी वजह से विंटर स्पोर्ट्स की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है वो मैं ये समझता हूँ कि उसको हमें इस तरह से देखना चाहिए कि जो हमारा ओवरऑल टूरिज्म डेवलपमेंट है पाकिस्तान में, वो ओवर द इयर्स एक मशरूम ग्रोथ के तौर पे होता रहा है और कुछ प्रॉपर प्लानिंग के तहत डेवलपमेंट हमारे पाकिस्तान में टूरिज्म की नहीं हो सकी, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल भी पैदा हुए, जिसमें से आपने भी अभी बातचीत की कि पोल्यूशन और वेस्ट जगह जगह नज़र आता है, टूरिज्म बढ़ गया और ये वो तो एक ओवरऑल बात है। लेकिन विंटर खास तौर पे एक ऐसा टाइम होता है माउंटेन्स के अंदर जो कि बहुत ही एक अहम पीरियड होता है नेचर को रेस्ट देने के लिए, बिकॉज ये वो टाइम होता है जब आप देखते हैं कि पहाड़ों पे बर्फबारी होती है, तो जो बुलंद चरागाहों में या ऊपर के एरियाज के अंदर इवन वाइल्ड लाइफ होती है वो भी माइग्रेट के नीचे वैलीज में आ जाती है। तो बहुत सारा एक 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 उनका जो वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट की वजह से नीचे आने की वजह से थ्रेट ये भी पैदा हो जाता है कि अगर वहाँ पे इंसानों की सरगर्मियाँ बढ़ जाएं तो वो वाइल्ड लाइफ के मौजूदगी के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। दूसरा, विंटर टाइम के अंदर आप जानते हैं कि नेचर एक स्लीपिंग मोड में जाती है, तो अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा हो तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ता है, ख़ासतौर पे फॉरेस्ट के ऊपर, क्योंकि अगर वहाँ के लोगों की अपनी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं फ्यूल वुड की और दीगर, जब बड़ी तादाद में टूरिस्ट भी उन इलाकों में जाना शुरू हो जाएं तो उनको गर्म पानी देना, उनको गर्म कमरे फराहम करना, उनकी कुकिंग और ये वो, तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। और इसी तरह जब वहाँ पे व्हीकल ट्रैफिक बढ़ेगी, लोगों की आमदोरफ्त बढ़ेगी, वहाँ के जो दीगर जो अवामिल हैं माहौल के, वो भी असरअंदाज होंगे, तो ओवरऑल ये चीज़ आपके जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर भी असरअंदाज होती है। अभी बहुत सारे वो ममालिक जिनका इन्हिसार विंटर टूरिज्म के ऊपर था, उन्होंने अभी अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल एल्प्स में आप स्विट्जरलैंड को देखते हैं। स्विट्जरलैंड दुनिया में वो मुल्क है जो कि तकरीबन 48 से 50 बिलियन यूएस डॉलर सालाना टूरिज्म से कमाता है और उसमें से 30% से ज्यादा शेयर जो है वो विंटर टूरिज्म का है। वहां पे भी अभी ये रुझान पैदा हो गया है कि बहुत सारे वो विंटर रिजॉर्ट्स को बंद करते चले जा रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं। अब हम क्योंकि साइड पे जा रहे हैं विंटर टूरिज्म की तरफ, अब आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसका हमें ख्याल करना है
वो ये है कि हम इसके इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को बहुत क्लोजली देखें और एक ऐसा विंटर टूरिज्म का प्लान बनाएं जो कि इन अवामिल को मद्देनजर रख के बनाया जाए। और ख़ास तौर पे जो हमारा बहुत ही फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है, पाकिस्तान के जो माउंटेन्स हैं वो दुनिया के मोस्ट फ्रेजाइल माउंटेन्स हैं। ये ना हो कि टूरिज्म प्रमोट करते करते हम ज़्यादा नुकसान की तरफ चले जाएं। आप देखते होंगे कि सिर्फ ये स्कीइंग की हद तक नहीं है या आइस हॉकी की हद तक नहीं है, विंटर टूरिज्म के बहुत सारे सेगमेंट हैं। वो विंटर कोप एमआई भी हो सकती है, आइस क्लाइंबिंग भी हो सकती है, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और आइस क्लाइंबिंग और आपकी आइस हॉकी और आपके बहुत सारे दीगर खेल और साथ ही साथ हाइकिंग और क्या कुछ नहीं हो सकता। अभी रुझान बढ़ता चला जा रहा है विंटर स्पोर्ट्स का, और आई थिंक हमें पाकिस्तान में अगर इस साइड पे जाना है तो हमें एक बहुत ही एक मरबूत किस्म का एक प्लान बनाना पड़ेगा। हमें कुछ जोन आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे जहाँ पे ये विंटर स्पोर्ट्स और विंटर टूरिज्म हो। यही नहीं कि पूरे का पूरा इलाका फ्री फॉर ऑल कर दें और वहाँ पे ऐसे मसाइल पैदा हो जाएं जिनको कल हम सुधार ही ना पाएं। और इस वजह से इस विंटर स्पोर्ट्स का जो पोटेंशियल बेबहा है पाकिस्तान में, लेकिन उसको सही मानों में हार्नेस करने के लिए हमें इसके माहौल के ऊपर असरात को, मुकामी सकाफत और सोसाइटी के ऊपर असरात को और इकोनॉमी के ऊपर असरात को मद्देनजर रख के एक ऐसी पॉलिसी बनाना है जिससे हम विंटर टूरिज्म का फ़ायदा भी उठा सकें और साथ ही साथ जो इससे एसोसिएटेड जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको भी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। अगर हमने बिल्कुल इसको छोड़ दिया फ्री तो बहुत सारे मसाइल ऐसे पैदा होंगे जिनको बाद में हम शायद अच्छे तरीके से सुधार नहीं सकते। तो बहुत राइट टाइम है ये, इसके ऊपर हमें कंसेंसस बिल्ड करना है, ख़ासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के एरियाज़ भी इवन वहाँ पे बहुत अच्छा पोटेंशियल मौजूद है विंटर टूरिज्म का। एक हमें बहुत ही जामे किस्म की पॉलिसी बनाना है। नेशनल लेवल के ऊपर अभी गवर्नमेंट एक नेशनल टूरिज्म स्ट्रेटजी अभी ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उसमें बहुत सारी कंसेंसस बिल्डिंग की गई है, उसमें भी विंटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का जिक्र है, लेकिन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। और उसी वजह से अभी केपी गवर्नमेंट भी जिन इलाकों में विंटर टूरिज्म करने जा रही है उसके लिए बाकायदा प्लान्स डेवलप कर रही है, कंसल्टेंट को एंगेज करके उन एरियाज के मास्टर प्लान बन रहे हैं ताकि जो भी डेवलपमेंट हो वो सेंसिटिव तरीके से डिज़ाइन की जाए और ये ना हो कि आने वाले सालों में उसकी वजह से लोगों के मसाइल में इजाफा हो। हाँ, हम ये तो देखते हैं कि टूरिज्म से बहुत सारी आमदन आएगी, विंटर टूरिज्म बढ़ेगा, लोकल लोगों का लाइवलीहुड बढ़ेगा, लेकिन ये भी देखना है कि जब वहाँ पे टूरिज्म जाएगा तो वहाँ के नेचर के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, वसाइल के ऊपर क्या स्ट्रेस पड़ेगी। ये ना हो कि लोगों की पॉकेट में तो ज़्यादा पैसे आ गए हैं लेकिन वो पैसे उनको खर्च करने पड़ जाएं दोबारा से वो चीज़ें सब खरीदने के लिए जिनसे उनकी नेचर रिकवर करेगी। तो एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस है जिसको कायम करना पड़ेगा। उसके बगैर अगर हम विंटर स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ जाते हैं तो मेरी नज़र में मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं और उनको हम फिर आसानी से मीट नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ी एक अवेयरनेस रेजिंग चाहिए, एजुकेशन चाहिए स्टेक होल्डर्स की, एक कंसेंसस बिल्डिंग चाहिए और एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि जो हमें एक अच्छा, पायदार, रिस्पॉन्सिबल, एनवायरमेंटली सेंसिटिव विंटर टूरिज्म प्रमोट करने की तरफ आगे लेके जाए। मुनीर साहब, मैं जी अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। वालेकुम सलाम। तार भाई, मैं मुझे अगर इजाजत दें, मेरा ख्याल है कि वो तमाम एस्पेक्ट्स जो है मोस्टली आफ्ताब भाई ने जो है उनको एड्रेस कर दिया है और ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं जिसकी तरफ इन्होंने जो है वो जिस पे इन्होंने बात की है। मैं आरिफ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, इज अ वंडरफुल कोलीग और बड़ी कंट्रीब्यूशन है इनकी। मैं भी इसको री एम्फसाइज करूंगा और एक आध सजेशन दूंगा इसके अंदर। एक तो देखें, ये एक बिल्कुल जिस तरह इन्होंने कहा कि ये एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट होना शुरू हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम जो 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 इसके बेनिफिट्स हैं वो लोकल कम्युनिटी के पास हैं जो पहले से टूरिज्म वहाँ पे हो रहा है। वो मुख्तलिफ किस्म के टूरिज्म ग्रुप्स हैं, वो जो है वो लोगों को लेके आते हैं और जो मैक्सिमम चंक है वो उनकी जेबों में जा रहा है।
एक तो सबसे पहले इस चीज की जरूरत है कि जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है, दैट मस्ट बी अ की स्टेक होल्डर, सिर्फ नाम का स्टेक होल्डर नहीं, कि उनसे बेशक वो सारे मिलके उसमें इन्वेस्टमेंट भी करें। अल्लाह के फजलो करम से जीबी के हवाले से कम्युनिटी बहुत मोटिवेटेड है, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, वो पार्ट एंड पार्सल बने, बल्कि उनका शेयर हो इस तमाम की तमाम एक्टिविटीज में, कि अल्टीमेटली उनको इस किस्म के टूरिज्म एक्टिविटीज से फायदा हो। मैं ये एंटिसिपेट करता हूँ, और मैं ये जो हमारा जो सोशल फैब्रिक है जीबी का, कि ये जो है ना, ये नेगेटिवली भी जो है इसकी रिपरकशंस हो सकती हैं अगर इसको सिर्फ हाईजैक कर लिया हमारी मल्टीनेशनल ने या इस किस्म के टूर ऑपरेटर्स ने, कि जिनका स्टेक सिर्फ कुछ दिनों के लिए या कुछ वीक्स के लिए वहां पे होता है। मैं उनके रोल से जो है ना, वो बिल्कुल जो है उनको साइड पे नहीं कर रहा, बिकॉज दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इन्वेस्टर्स ने जंप इन होना है, आपको रियल स्टेट डेवलपर्स की जरूरत है, उन्होंने वहां पे आना है, पैसा भी बाहर से आएगा। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो बिलीवर हूँ पीपीपी का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, लेकिन मैं इस चीज के ऊपर भी एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि लोकल कम्युनिटी का एक उसके अंदर बाकायदा मॉनेटरी स्टेक भी हो और अदरवाइज भी प्लानिंग के अंदर उसका स्टेक हो। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने पॉइंट रेज किया, मैं इस चीज को री एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि सर अक्टूबर, एंड ऑफ अक्टूबर से लेके और अप्रैल तक ये हमारा मेटिंग सीजन भी होता है एनिमल्स का, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स का और अंगुलेट्स का, और जिसका ये होम है ये हमारा पर्टिकुलर एरिया, और उसमें मेटिंग से लेके और ये जो जब इनके ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, बच्चे जो इनके होते हैं अप्रैल तक, तो ये बड़ा सेंसिटिव है इन एनिमल्स के लिए। तो ये किसी तौर पे भी किसी ऐसे एरिया में ये एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि जहां ट्रैवलिंग के दौरान या जहां वहां स्टे के दौरान किसी तरीके से भी कोई डिस्टरबेंस हो इन एनिमल्स के लिए। तो सिलेक्शन ऑफ साइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज ये है, मुझे 2-3 दफा जाना हुआ अपना स्विट्जरलैंड, और मैं वहां पे ये इन रिजॉर्ट्स में गया हूँ। वहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो हेल्थ एंड सेफ्टी है, और आपको पता है कि इस किस्म की स्पोर्ट्स के अंदर आपकी हेल्थ को बड़े रिस्क होते हैं, और फिर खास तौर पे ऐसे जो उसमें पार्टिसिपेंट्स के जो बिल्कुल एक इसमें एक ऐसे मुल्क के अंदर के जहां ये बिल्कुल ये नया इनिशिएट हो रहा है, तो इसलिए हमें इसके ऊपर भी बड़ा एम्फेसिस करना चाहिए। अब इसमें हो क्या, देखें मैं इस एक्टिविटी को फुली सपोर्ट करता हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता ये है कि प्राइम मिनिस्टर खुश ने कह दिया है हाँ जी करें, मैं आ जाऊंगा, तो बस फिर महीनों के अंदर इसको आप प्लान आउट करें और करें हैप्पीली, मुख्तलिफ लोगों को इंगेज कर लें, उनके साथ एग्रीमेंट साइन कर लें, बाद में फिर कोर्ट एंड कचहरियों में आप उनको देखते रहें। तो इसको जरूर करें, अभी आप इसको बड़े लिमिटेड स्केल के ऊपर करें, लेकिन खुदारा अगर आपने इसको सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर लेके जाना है तो आपके पास डिटेल्ड पॉलिसी गाइडलाइंस हों, आपके पास डिटेल्ड माइक्रो प्लान्स हों, और माइक्रो प्लान्स हों, दोनों किस्म के प्लान्स हों, किस जगह पे करना है, यहाँ के डूज क्या हैं, यहाँ के डोंट्स क्या हैं, और यहाँ पे आपने पूरा होमवर्क किया हो, और फिर जनाब आप इन्वेस्टर्स को भी इंगेज करें, और इन्वेस्टर्स को भी अपने जो आपके अपने जो जिसको कहते हैं कि रूल ऑफ द गेम्स हैं, उनके ऊपर आप उनको लेके आए कि भाई ठीक है हम आपको एक बेहतरीन जगह दे रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि आप मैक्सिमम जो है अपनी जेब में डाल के यहाँ से निकल जाएं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, उसमें डेफिनेटली ट्रेनिंग की हमें बहुत सख्त जरूरत है, हमें तैयारी के साथ जाना चाहिए। इस मुल्क का डायलेमा ये है कि हमें कोई एक चीज आई, एक आइडिया आया, अब और उसके बाद फटाफट हमने उसको अमल करना शुरू कर दिया। वी मस्ट गो फॉर दैट, दुनिया इसके ऊपर है, लेकिन जिस तरह आफ्ताब ने कहा कि दुनिया वापस भी आ रही है अब इसके ऊपर और रीथिंक कर रही है, एंड दैट्स व्हाई दे हैव बिकम सेंसिटिव। तो फिर ये इस तरह की थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को देखते हैं कि जहां वो इजीली अपने एजेंडे को, जहां पे एसओपीज इतने मजबूत नहीं है, जहां पे इन्वायरमेंटल एसओपीज इतने मजबूत नहीं है, तो इनको जरा काम करने का मौका मिलता है। तो ये चीजें जो है ना जी, इसमें गवर्नमेंट का रोल, इसमें कम्युनिटीज का रोल, और इसमें बाकी रोल हो, लेकिन बड़ी प्लानिंग के साथ इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, बिकॉज कि ये हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, सो ऐसा ना हो कि बाद में कोई देर हो जाए और हमारे लिए इश्यूज हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया ताहिर रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच।
Now I would like to go to Rab Nawaz Saab, Senior Director Biodiversity, WWF Pakistan. रब नवाज साहब, आपने आरिफ साहब की भी बात सुनी, ताहिर साहब की भी, और आफ्ताब राना साहब ने भी कि पॉलिसी आ रही है और इसमें काफ़ी तफसील के साथ इसके ऊपर बात होगी। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो मेरे लिए बायस तशवीश हमेशा रहा है कि देवसाई पे आपको याद होगा कि कुछ बरस पहले जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे और जनरल परवेज़ मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तब देवसाई फेस्टिवल करने की कोशिश की गई थी, बात हुई थी। तो उस पर WWF पाकिस्तान ने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट लॉन्च की थी कि इसके ऊपर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है और देवसाई में, और ये फलां फ्लोरा फना का हैबिटेट है और इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और आपको याद होगा कि उसके ऊपर भी कुछ सूरत हाल नहीं थी। तो फिर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, आप इसको किसी तरह से भी कह सकते हैं, आई टुक द इनिशिएटिव टू मोबिलाइज नेशनल एंड इंटरनेशनल मीडिया, जिन्होंने डायरेक्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो उस वक्त थे उनको लिखा कि आप, जब WWF पाकिस्तान ये कह रहा है, उसकी ये रिपोर्ट है, आप जानबूझ के जो मिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट देवसाई के अंदर हुई है, आप उसको क्यों खराब करना चाहते हैं। तो उसके बाद जब वो 2 दिन रह गए थे, 3 दिन, तो फिर वो देवसाई फेस्टिवल जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के सवाल उठाने के ऊपर वो फिर वो कैंसिल हुआ था। और शायद हमने वो एक सक्सेसफुल कैंपेन की बेस्ड ऑन WWF रिपोर्ट। ये मेरा एक ये हिस्सा। अब आरिफ साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने खुद सीड प्रोजेक्ट में 3-4 साल काम किया इन लोगों के साथ, एवरेस्ट के CNR के साथ, और सीड प्रोजेक्ट जो था वो भी मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट था और कोई 7 साल वो प्रोजेक्ट चला और उसने सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क जो है वो डेवलप किया, सारी सूरत हाल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन एरियाज के अंदर, अब हम दूसरी तरफ आ जाएं चित्राल की तरफ, तो वहाँ पर भी बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन उसके बाद जो नेचुरल रिसोर्सेज जिस तरह से तबाह हुए हैं, टूरिज्म के नाम पर, लाइवलीहुड के नाम पर, डिफॉरेस्टेशन भी हुई, बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट्स भी तबाह बर्बाद हुए। फिर अब हम AJK में चले जाएं तो मुझे याद पड़ता है कि कॉलेज डेज में जब हम पीर चनासी जाते थे तो हमें कई घंटे लगते थे और बहुत डरावना वो जंगल और बहुत थिक जंगल होता था पीर चनासी का पूरा नीचे से ऊपर तक। वो जब मैं यूरोपियन यूनियन के एक असाइनमेंट पे वहाँ पर गया तो पता चला कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम दोबारा उस तरफ को जाएं, तो पता चला कि सारा जंगल उजड़ चुका है और वहाँ पर रोड्स बन गई हैं, सारी सूरत हाल है। ये मैंने पर्सपेक्टिव एक पूरी उसका 30-40 सालों का जो है वो चंद लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश की है रब नवाज साहब। हमारे साथ आफ्ताब साहब भी मौजूद हैं और बाकी अहबाब जो हैं वो भी मौजूद हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब ऐसी सूरत हाल है तो अब देवसाई के अंदर भी दोबारा से विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से बात हो रही है जगहों पे, ये पूरे सिनेरियो को आप बायोडाइवर्सिटी, जैसे भी आफ्ताब राना ने भी जिक्र किया, ताहिर रशीद साहब ने भी जिक्र किया कि ये वो वक्त होता है जब बायोडाइवर्सिटी जो है या कुछ ऐसे वो हैं उनके लिए ये रेस्ट टाइम होता है, हाइबरनेशन का टाइम होता है, और आप उनके हैबिटेट को जाके, आपको सोए हुए को आके अगर मैं आपकी चारपाई हिलाना शुरू कर दूं, पलंग हिलाना शुरू कर दूं, तो आप मेरे साथ जो सलूक करेंगे मुझे पता है। जब आप उनके ज़ाहिर ये given the circumstances and scenario and also keeping in view the livelihood options and how do you see the entire scenario, और 3 हमारे आज का इसके एस्पेक्ट्स हैं, स्कोप, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में जरा देखिए प्लीज। थैंक यू। ठीक है मुनीर सर, थैंक यू। आई थिंक काफी अच्छा डिस्कशन है, काफी इश्यूज तो कवर हो गया। आई थिंक द इशू बेस्ड, आई थिंक हैज बीन रेज्ड बाय मेनी पीपल that you know, WWF is not against development, we are not against winter sports. हमारा this is, you know, winter sports होना चाहिए
because एक दो reasons है. Number one, कि आप community के additional income मिल सकते हैं. Secondly, even if you see आजकल जो COVID की situation है, outdoor activities is the most safest way. और आपकी जो summer season की activities बड़ा limited है इस साल की है, sorry पिछले साल की है, and we foresee कि ये एक दो साल दो that'll continue. So having that opportunity to get into the area in winter is good. और secondly, इसको जो even if you plan it correctly, जो आपकी pressure है इसको you can spread it over the year. I think issue ये है मैंने सब is that हमारा जो planning है वो हमारा जो activities silos में जा रहा है. So someone is doing one thing on infrastructure, एक EPA की role है, CPOs, NGOs like WFIUCN, हम silos में जा रहे. We don't sit down together and come up with a plan. Yeah, but a sensitive issue, but both careful planning on it. Like Rashid, my colleague, said, these areas, in any case, both fragile ecosystems have. Not, take away the winter, but sensitive habitats. And we know that a lot of animals, human-wildlife conflict incidences have winter men, because that's when the animals come down towards the villages, or we may even see that winter sports we're going to see in the future kuch incidences barge. I think that the answer is to have a very integrated approach to planning these events. Again, we're not against festivals if people are responsible, they are done in a sustainable fashion. It's people's, I would say, right knee. They should not have a right. It's a privilege to go to the areas. We should promote them. We should promote our national parks, our areas, our culture, our languages, community. But it has to be in a sustainable fashion. I think that's a problem. We don't know how to live within our resources. अगर कोई national park and you know there's a tourist जा रहा है, there has to be a point होना चाहिए when you say enough is enough. You cap it, you restrict it, या आप इसको थोड़ा management में डालें. So I think the takeaway is that an integrated approach is important. The government must take the lead. Investors तो होना चाहिए, community की participation बहुत लाजमी है. CSOs like WF5, Venture Foundation are all willing. हमारे पास expertise भी है, और WF की और IUCN के फायदे है कि हमारा international expertise मौजूद है. We can bring in the experience from Africa, from Asia, from Latin America, from Europe, and we can tweak them and we can apply them in Pakistan. So thank you, Minister, for inviting us. I think it's a very good initiative, and I would suggest we don't leave it here. Maybe we can take this forward. And I think one thing WWF has been pushing for a long time, अभी तक नहीं है, जो tourism के standards है. There is no standard acceptable, कोई standard for consumption, for hotels, or food standard है. There's no tourism, sustainable or responsible tourism standard across Pakistan, which people, like tourists, like hoteliers, like the industry can look at and try to achieve. So thanks again, Melissa, and we're here to support you. Thank you very much, Rabnawaz sahab. May I ask one thing, like without having consolidated or like a stakeholder engagement or coming up to certain inclusive strategy, do you think like the government should go for such kind of initiatives as they are on? You just mentioned like they have some more plans. How they should execute those plans? For example, they have some plans for the OSI in March. They have planned some activity, and they also like some other activities are in pipeline. Do you think they should stop it and they should first take the communities and other stakeholders, national and international organizations on board for an inclusive
The same question would be to Aftab Rana Saab as well. The first, Rab Nawaz Saab. ठीक है, no, I agree. I would strongly advise the government. मुझे कुछ clarifications के लिए लीजिएगा please. मैं definitely. So I'll be very quick. I totally support that suggestion. I mean, I don't think you should not stop it. They can at least आपके पास time है March spring तक have a consultation stand or session, और आपकी basically जो decisions are, they should be science based or fact based, or especially regarding to the wildlife or to बाकी environmental values such as water, air, solar, ocean. आप बेसलाइन होना चाहिए ताकि आपके कम से कम मॉनिटर हो सकते कि क्या इम्पैक्ट है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है. So I think international expertise lazmi nahi hai. We have enough capacity in Pakistan to do this, but there's a lot of organizations, academia bhi bada sakte. They have a lot of students, a lot of free labor. So I think it's a very good suggestion that I think the government should adhere to. Thank you. Aftab Rana Saab, your comments on it. मुनीर साहब, yes, this is very important. एक तो बात जो रब नवाज ने भी हाई की कि we don't have any standards of services. तो एक बात मैं बता दूं कि over the last few months we have started an exercise in which we are developing national minimum standards for tourism and hospitality sector, और उस पे बहुत सारे अभी stakeholders के साथ हमारी meetings हो चुकी हैं. Tour operator, travel agent, hoteliers, restaurant associations and government officials कि कम से कम तमाम सर्विसेज के मिनिमम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो सब सर्विस प्रोवाइडर फॉलो करें, और उसी के अंदर जो एडवेंचर टूरिज्म के स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर भी काम हो रहा है, और स्टिल वो अभी कंसल्टेशन का प्रोसेस अभी ऑन है, और आई होप अगले महीने तक वो फाइनलाइज हो जाएगा. तो एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जो है वो डेवलप हो रहा है, नेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर टूरिज्म एंड होटल सर्विसेज, और जब वो ड्राफ्ट तैयार हो जाता है तो मजीद लोगों तक भी वो शेयर करेंगे ताकि और भी जो राय है लोगों की उसमें आ जाए. तो ये काम ऑलरेडी एक नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड जो है वो शुरू कर चुका हुआ है. तो जो अभी तक जो एक्टिविटीज हो रही हैं, आई थिंक ये अभी सारी की सारी इनिशिएटिव एक्सपेरिमेंटल हैं, और देखा जा रहा है कि ये किस तरह से हो सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं. शाहिद नदीम साहब बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं. ही इज आल्सो, आई नो, वेरी मच सेंसिटिव अबाउट ऑल दीज इश्यूज जो इनके साथ एसोसिएटेड हैं. तो जो पाकिस्तान विंटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन एयरफोर्स के पैट्रोनेज के अंदर काम कर रही है, वो मुख्तलिफ एरियाज को स्टडी भी कर रही है और पोटेंशियल्स को भी देख रही है, और ये भी देख रही है कि कहाँ पे क्या हो सकता है. लेकिन अगेन बात यही होगी कि हमें, जैसे रब नवाज ने भी और मेरी भी ये राय है, ताहिर और बाकी लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ताहिर रशीद साहब ने भी बात की है कि वी नीड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच. जो तमाम की स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय को मद्देनजर रख के हमें एक ऐसा प्लान बनाएं जो हमारे इन इलाकों के अंदर जो मुआशी तरक्की है उसको भी इंश्योर करे, लेकिन वो उस मुआशी तरक्की को पायदारी के साथ, सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़े, ताकि जो उससे खतरात पैदा हो सकते हैं या जो हमें खदशात दूसरे मुल्कों में नजर आते हैं, हमें नए एक्सपेरिमेंट करके ही नहीं सीखना. दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे सामने मौजूद हैं, उनको मद्देनजर रख के हम बहुत एक अच्छा विंटर स्पोर्ट्स और विंटर टूरिज्म को प्रमोट करने का एक प्लान बना सकते हैं. वो रेगुलेशंस के अंदर हो, कवायद के मुताबिक हो, तो बहुत फायदेमंद हो सकता है. तो उसी तरह हमें इंशाल्लाह बढ़ना है आगे. बिल्कुल सही. आरिफ हुसैन साहब, आप इसके ऊपर अपनी एक बात रखना चाह रहे थे, उसके साथ जरा मेरे इस सवाल को भी जोड़ लीजिएगा कि अभी गिलगित बल्तिस्तान में स्कोले से लेके जोला तक जो है बाकायदा सड़क बनाने का मंसूबा भी वो है. तो उसके ऊपर भी कीजिएगा कि जो इस तरह की कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, एज ए इन्वायरमेंटलिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट, आरिफ साहब, आप उसको कैसे देखते हैं? पहले वाली बात है जो आप कमेंट करना चाह रहे थे, फीडबैक देना चाह रहे थे दूसरी राय के ऊपर, वो दे लीजिए, तो फिर उसके साथ में इसको अटैच कर लीजिए. आरिफ हुसैन साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक जरा अपना अनम्यूट कर लीजिए. जी आरिफ मुनीर साहब, जनाब. तो हाँ जी, सबसे पहले तो ये कि ये बड़ा आसान होता है जी, बैरियर्स लगाना, हॉल्ट करना, चीजों को नहीं करो जी, बंद करो जी, पाबंदी लगाओ जी, खत्म कर दो जी, ये जी सब बंद कर दो.
तो मैं खुद एक इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का ज़ाहिर है मेंबर रहा हूँ 15 साल से। वी आर वर्किंग ऑन इन्वायरमेंट। सबसे पहले बात तो चीज़ों को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये स्की ट्रैवर्सिंग का एक हम बेसिकली फिजिबिलिटी करवा रहे हैं। बेसिकली इसको देखा जा रहा है कि कितना फिजिबल है, पहली चीज़ जो मैंने कहा था आपसे। जी जी दूसरी चीज़, हम इसको कोर जोन से उठा के, जो इसका आपको पता है कि देवसाई के अंदर इसकी जोनिंग हुई है जी। एक इसका एडवेंचर जोन है जहाँ से ये रोड भी निकलता है और ये सारा रास्ता भी है। हम कोशिश कर रहे हैं वहां से इसको कर लें। तो एक तो ये फिजिबिलिटी लेवल का काम है सबसे पहले बात। उसके अंदर फिर ये फिगर आउट करेंगे कि ये कितना फिजिबल है और ये कितना हो सकता है। दूसरी बात ये है कि स्की ट्रैवर्सिंग को दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर अल्टरनेटिवली देखा जा रहा है आपका कन्वेंशनल स्कीइंग के अगेंस्ट में, क्योंकि स्कीइंग खुद इन्वॉल्व करता है लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको 2 मेगावाट बिजली चाहिए वहां पे, आपको जी सेटअप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इसको आप जरा देख लें, आप लिटरेचर देखें तो ये स्की ट्रैवर्सिंग इज मच मोर फ्रेंडली। ठीक है जी। तो अगर करना है तो चीज़ों को आपको उन पैमानों के अंदर चीज़ें तो करनी है। तीसरी चीज़ ये है कि मुशर्रफ और जनरल राहिल शरीफ के दौर में जो एक प्लान बना था, मैं खुद भी उसके साथ ज़ाहिर एज एन एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजर, क्योंकि राहिल शरीफ के दौर की बात है ये, राइट उसमें वो शरीफ एक बिल्कुल सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पोलो ग्राउंड बनाना चाह रहे थे। जी जी, झील के साथ एक पोलो ग्राउंड, जिसके उनकी राय ये थी कि वहाँ पे कम से कम 3-4 हेलीपैड बनेंगे चूना लगा के। उसके बाद जी वहाँ पे एक बड़ा पोलो ग्राउंड बनेगा और फिर ये घोड़े दौड़ाएंगे जी, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। That was a different thing. सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल ये सही, कोई बिल्कुल कंपेयर सही। नहीं है, इसका कोई वो कंपैरिजन राहिल नहीं शरीफ है। के जमाने में, जनरल राहिल शरीफ के जमाने में बिल्कुल है जी ये। जी जी बिल्कुल। जी 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 उन्होंने मुझे भी रब्ता किया था, जीबी गवर्नमेंट ने, वो कंपेयरिंग शंपेयरिंग चाह रहे थे कि मैं करूं, तो फिर एक्सक्यूज, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता जी, माजरत करें। तो खैर, तो अभी ये है कि इसमें मुख्तसरन मुनीर साहिब, तो ये एक फिजिबिलिटी है। फिजिबिलिटी के बाद हम रिपोर्ट गवर्नमेंट को पेश करने जा रहे हैं और गवर्नमेंट डेफिनेटली तमाम स्टेक होल्डर्स को, रिसेंटली गिलगित में मीटिंग हुई, सीएम साहब ने तमाम टूर ऑपरेटर्स को वहां पर बुलाया, जीबी गवर्नमेंट को वहां पर बुलाया, वहां पे आई मीन दूसरे लोग सारे भी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके सामने ये बात बिठा दी। अब इसको बहुत बड़े इवेंट के तौर पर लेने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी आर डूइंग, आई मीन हम किस सेंस में कोलैबोरेट कर रहे हैं उसमें देखें। फेस्टिवल्स को ले लें, 21 मार्च की मैंने बात की, पर्शियन ईयर का फर्स्ट जो 21 मार्च को स्टार्ट होता है, उसको हम लेके जा सकते हैं। हुंजा में जी हमारा थ्वी शिलिंग एक बहुत बड़ा इवेंट है 21 दिसंबर का। कल्चरल इसका मेजर एस्पेक्ट है विंटर टूरिज्म को प्रमोट करने का। तो ये एक छोटा सा एक इवेंट है, इसको बहुत ज्यादा एक बड़ा जाइगेंटिक बना के जी प्रेजेंट, ये एक फिजिबिलिटी लेवल का काम है जिसमें 10 लोगों ने जाना है, जाके फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है एंड दैट्स इट जी। अब बाकी प्राइम मिनिस्टर साहब 21 मार्च को उस फेस्टिवल जो 21 मार्च है जिसको नवरोज कहते हैं, उसमें वो आ रहे हैं। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसके साथ इन्होंने कोइंसाइड करवाया है इसको। तो हम जाहिर है बहुत ज़्यादा इस हवाले से सेंसिटाइज्ड हैं, हमें समझ आ रही है कि इन्वायरमेंटल इसके सीवियर इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। और जाहिर है एक सेचुरेशन लेवल यूरोप में आया है, तो अब वो सोच में पड़ गए हैं, यार ये हमने क्या किया, इसमें किस तरह से अंडू कर दें। तो पाकिस्तान भी जाहिर है अभी एक बिगिनिंग के लेवल पर हम हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है कि विंटर में जैसे सारे साहिबान फरमा रहे हैं, किस तरह से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, जैसे मैंने शुरू में भी अर्ज किया था, तो ये इसको गवर्नमेंट इसमें लीड ले रही है जीबी की। बाकी कंस्ट्रक्शंस की अगर आपने बात की है अलोंग द रूट टू K2, तो उसमें कुछ तो स्ट्रेटेजिक उसकी अहमियत की बातें हो सकती हैं। जैसे सड़क बन गई है, रिसेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उस पर मेरा तबसरा बिल्कुल महफूज है, मैं उस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। उसमें ये सीनियर्स जितने भी हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं, आपको पता है वो सड़क क्यों बनी है, उसकी एक स्ट्रेटेजिक अहमियत बताई जा रही है कि वो सड़क बननी है, जहाँ तक ग्लेशियर है वहाँ तक ये सड़क, उसकी फर्दर एक्सटेंशन भी अंडर प्रपोज, बल्कि अप्रूव्ड है गालिबन जी। तो ये ग्लेशियर तक रोड बन रही है वहाँ पे, तो उस पर भी हमने लास्ट टाइम गवर्नमेंट के साथ इस मैटर को टेकअप किया। हमने कहा जनाब इसमें एटलीस्ट ये तो कर लें कि हमारे जो फोर्सेस की गाड़ियां हैं वो बेशक अस्कोली से आगे जाएं, उसको तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन टूरिस्ट की गाड़ियां अस्कोली में बैरियर लगा दें, रोक दें वहां पे बस। हमने सेक्रेटरी साहब से भी लास्ट टाइम गुजारिश की थी, बल्कि पार्क डायरेक्टरेट ने भी ये बात उठाई है कि अस्कोली से आगे टूरिस्ट की गाड़ी न जाए, वरना ये आगे ग्लेशियर पे जाके गाड़ी रुक जाएगी आपकी। तो ये डिवास्टेटिंग इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए बाइस तशवीश डेफिनेटली हो सकती है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को मलहूज रखते हुए। तो ये वहाँ पे इसको किसी तरह से भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता इस तरह से अगर वहाँ पे चीज़ें बन रही हैं जी। जी जी आरिफ साहब बहुत शुक्रिया। आतार राना साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड ये एक्टिविटीज करता है,
तो आफ्टर 18th अमेंडमेंट टूरिज्म तो अब सूबों का है, वो जो उनके अपनी टेरिटरी है वो जो करना चाहें वो करें, वो किसी को ऑन बोर्ड लें ना लें। तो आपका तो अमल दखल तो बिल्कुल, अगर आप कोई पॉलिसी बनाते हैं, कोई चीज़ें करते हैं, हम आपके साथ काम करते हुए हमें भी काफ़ी वक्त हो गया, SOPs बनती हैं, गाइडलाइंस बनती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन स्टैंडर्ड्स भी बनते हैं, लेकिन वो आगे इम्प्लीमेंट नहीं होते। अगर आप देखें नारायण कागान वगैरह ये सवात में कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो एक और चीज़ बन जाएगी, डॉक्यूमेंट बन जाएगी, और वो तो इम्प्लीमेंटेशन उसकी कैसे होगी? पहले नहीं हुई तो अब क्या कैसा तरीका होगा कि वो इम्प्लीमेंट हो जाए? जी मुनीर साहब, पहली बात तो ये कि ये जो नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड है, इसमें सारे सूबों, सारे रीजन की रिप्रेजेंटेशन है और हाईएस्ट लेवल की रिप्रेजेंटेशन है टूरिज्म सेक्टर से, ताकि मतलब कोऑर्डिनेशन है ऑफ ऑल द प्लेयर्स। अब इसमें बात समझने की ये है कि अब जो भी NTCB अगर कोई काम कर रहा है, अगर नेशनल स्ट्रेटजी बना रही है या नेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड बना रही है, वो इन तमाम सूबों और रीजन्स के स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके बनाई जा रही है, ताकि वो इसको ओन करेंगे अल्टीमेटली और इसको इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करेंगे। अब दो चीज़ें हैं, 18 अमेंडमेंट के बाद जो टूरिज्म की डेवलपमेंट का इख्तियार, जैसे आप कह रहे हैं, वो सूबों के पास है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। हर सूबा अपने अपने रीजन में जिस तरह से चाहे जो टूरिज्म को डेवलप कर सकता है, लेकिन बहुत सारी ऐसे एस्पेक्ट हैं जो अल्टीमेटली नेशनल लेवल पे करना जरूरी है। आप देखेंगे दुनिया भर में जितने ममालिक हैं, उन सब के नेशनल टूरिज्म बोर्ड, नेशनल टूरिज्म अथॉरिटीज होती हैं, क्योंकि बाहर की, अगर आप फॉरेन टूरिज्म की बात करते हैं, तो जब आप दूसरे मुल्कों में जाके अपने आप को प्रमोट करते हैं तो वो एज ए कंट्री प्रमोट करते हैं। वहां पे पाकिस्तान का नाम एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रमोट होता है, ना कि किसी एक रीजन का होता है। अगर इनक्रेडिबल इंडिया फॉर एग्जांपल है, तो उसके नीचे उनकी तमाम स्टेट्स इनक्रेडिबल इंडिया के बैनर के अंदर जाके अपने आप को प्रमोट करते हैं। तो एक नेशनल गैप पैदा हो गया था 18 अमेंडमेंट के बाद कि पाकिस्तान को प्रमोट किसने करना है। अब गिलगित बल्तिस्तान इंटरनेशनल एक्सपो में जाएगा तो वो तो अपने इलाके को प्रमोट करेगा, KP जाएगा वो KP को करेगा, पंजाब जाएगा वो पंजाब को करेगा, तो भाई पाकिस्तान को कौन प्रमोट करेगा। तो इसलिए ये सोचा गया है कि नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड एक एम्ब्रेला बॉडी हो, जिसमें कि तमाम रीजन की हाईएस्ट लेवल की रिप्रेजेंटेशन है, और जहां पे प्रमोट करना है टूरिज्म को, वहां पे नेशनल बोर्ड सबको साथ लेके करे। अभी एक नेशनल टूरिज्म ब्रांडिंग कैंपेन पूरी डेवलप हो रही है कि पाकिस्तान के इमेज को एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन दुनिया में प्रमोट कैसे करना है, एक ब्रांड नेम, वो अब सारों को उसके अंदर कंसेंसस के साथ शामिल किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी चीज है कि जो रीजनल लेवल के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, ह्यूमन रिसोर्स होना है, वो सूबों ही ने करना है। अभी जितने काम हो रहे हैं डेवलपमेंट के मुख्तलिफ सूबों में, वो सारे के सारे सूबों के अपने हाथ में है। नेशनल टूरिज्म बोर्ड एक उनको विजन दे रहा है कि भाई आप जो कुछ करो सस्टेनेबिलिटी के एंगल से करो, एक मजबूत अंदाज से करो, और इस तरह से करो कि उस सारे के करने से पाकिस्तान का ओवरऑल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, पाकिस्तान का ओवरऑल टूरिज्म डेस्टिनेशन इमेज बेहतर हो, और एक जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है जो टूरिज्म में हमारे यहाँ साल साल से मिसिंग है, वो नजर आए। तो बोर्ड बिल्कुल भी रुकावट नहीं है सूबों के या रीजन्स के काम के अंदर, बल्कि उनको फैसिलिटेट कर रहा है। जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड है नेशनल का, वो इन्वेस्टर्स को लिंक करने की तैयारियां कर रहा है। फॉरेन जो हमारे एक्सपेट्रिएट्स बैठे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में लाने के लिए सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक सपोर्टिव, इसी तरह आप देखें फॉर एग्जांपल वीजा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप सूबे जितना मर्जी जोर लगा लें, वो टूरिज्म को प्रमोट नहीं कर सकते अगर फेडरल की वीजा पॉलिसी अच्छी नहीं होगी। तो वहां से सबसे पहला काम ही ये किया गया कि पाकिस्तान ने पहली दफा ऑनलाइन वीजा इंट्रोड्यूस कराया, अब उसमें मजीद बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह एविएशन, वो आपका फेडरल का काम है, एयरपोर्ट्स का अच्छा होना, आपकी एयर कनेक्टिविटी अच्छा होना। जब तक फेडरल अपना रोल प्ले नहीं करेगा, सूबे जितना मर्जी करते रहे, टूरिज्म प्रमोट नहीं हो सकता। तो ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, तो कोऑर्डिनेशन का फेडरल लेवल से शुरू होना बहुत जरूरी है। नहीं, आफ्ताब राना साहब, वो तो जो नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड है उसकी अहमियत और एक सेंट्रल और फेडरल बॉडी की, वो तो उससे की अहमियत से कतन इनकार नहीं। मेरा सवाल ये था कि जो SOPs बनाई जाती हैं, जाहिर है कि शंदूर फेस्टिवल जब शुरू हुआ उस वक्त भी कहा गया कि ये इन्वायरमेंट को मद्देनजर रखा जाएगा, फलां किया जाएगा, और अब आप भी जानते हैं कि शंदूर तबाह बर्बाद हो चुका है।
वहाँ की झील जो है वो तबाह और बर्बाद हो चुकी है। वो जो एक अट्रैक्शन थी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की, वो बर्बाद हो चुकी हुई है। मैं उस हवाले से अभी हम आपको याद है कि मैंने आपके साथ एक छोटा सा काम आपके जब आप कर रहे थे नारायण कागान का, उसमें भी एसओपीज बनाई गई थी, रेस्टोरेंट्स बनाए गए थे, ये सारा कुछ था अर्थक्वेक के बाद, और लाइवलीहुड डेवलपमेंट और सारी सूरत आईलैंड प्रोजेक्ट में की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारी सर एसओपीज बनाई गई थी, सारा कुछ किया गया था। बाद में वो एसओपीज जो थी वो पता नहीं किधर गई। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अभी भी आप विंटर स्पोर्ट्स के लिए और सब के लिए आप एसओपीज बना रहे हैं। शाद नदीम साहब बहुत एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं अपने। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब एक्यूमुलेटिव डैमेज होगा, एक्यूमुलेटिव कंजम्पशन होगी, वो एक्यूमुलेटिव डैमेज की तरफ भी जाएगी। तो जो एसओपीज हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म कैसे इफेक्टिव होगा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे भी, और फिर मैं शायद नदीम साहब से भी यही पूछूंगा। वो सारा काम यकीनन सूबों के जरिए होगा, लेकिन आज देखें टूरिज्म एक ऐसी एक्टिविटी है जो मल्टी स्टेक होल्डर एक्टिविटी है, कोई एक बंदे का काम नहीं है। उसमें प्राइवेट सेक्टर, उसमें गवर्नमेंट का, एकेडमिक का, मीडिया का, मतलब कम्युनिटी का, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो कुछ फेडरल का रोल होगा वो अपना अदा करेगा, लेकिन ऑन ग्राउंड जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सूबों ही के जरिए होना है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि पिछले कम से कम 1-1.5 साल के अरसा में जब से बोर्ड ने काम किया, बहुत फ्रीक्वेंटली कंसल्टेशंस हो रही हैं, और ये एक माइंड मेकअप हो चुका हुआ है सबका कि भाई अभी हमें जो भी डेवलपमेंट करनी है, प्राइम मिनिस्टर की भी आप बात सुनते होंगे, वो भी इको टूरिज्म और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात करते हैं। अब ये चीज हर कोई सोच रहा है कि हमें किस तरह अपने टूरिज्म सेक्टर को इस पायदारी की तरफ लेके जाना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ लेके जाना है। अब ऑब्वियसली इसको करने के लिए हमें बहुत सारे मैकेनिज्म्स डेवलप करना पड़ेंगे, और वो प्रोसेस ऑन हो चुका हुआ है। अब मैंने जैसे आपको बताया, अभी केपी में फॉर एग्जांपल अभी टूरिज्म इंटीग्रेटेड जोन बन रहे हैं, तो शुरू ही से प्लान ये बन रहा है कि किस तरह से एक एरिया को अगर ओपन अप करना है तो तमाम एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखा जाए। इसी तरह पंजाब में अभी प्लानिंग हो रही है, केपी आज़ाद कश्मीर में या जीबी में, जीबी अपनी लेजिस्लेशन कर रहा है टूरिज्म की, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहा है। तो हर कोई अभी सेंसिटाइज है इस बारे में। आई थिंक ये प्रोसेस अभी रिसेंटली ज्यादा तेजी के साथ शुरू हुआ है, और जो हमारे माजी की ऐसे चीजें हैं हम कोशिश करेंगे कि इसको कवर अप करें और ये आइंदा ये चीजें ना हो। यही बात मैं विंटर टूरिज्म के हवाले से भी कर रहा हूँ कि एक नया एस्पेक्ट खुलने जा रहा है। हमें अभी से ये सोच पैदा करनी है अपने तमाम स्टेक होल्डर के अंदर कि हमारा जो विंटर टूरिज्म है वो पायदार तरक्की के असूलों के मुताबिक डेवलप किया जाए, उसके मुआशी फायदे भी हों, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखें कि जो मुआशरती और सकाफती और जो माहौलियाती मसाइल हैं उनको मद्देनजर रख के हम अपनी स्ट्रेटजी और पॉलिसी बनाएं, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए फायदेमंद हो। हमें सिर्फ फौरी तौर पे चमत्कार को नहीं देखना। एक बड़ी अच्छी एक चाइनीज सेइंग है, वो कहते हैं कि टूरिज्म इज लाइक फायर, you can cook your food on it, but if you're not careful it can burn your house down। तो ये एक दोधारी तलवार है, इस पे चलना है हमें, तो हमें बहुत केयरफुली आगे बढ़ना है। तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी यही है कि अच्छी तरीके से आगे बढ़ा जाए। जी ताहिर रशीद साहब जो हैं वो कोई ताहिर रशीद साहब, गो अहेड, यू वांट टू मेक सम कमेंट? जी सर, मेरा एक छोटा सा कमेंट है और फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि मैंने किसी और जगह पहुंचना है। वो एक सेंसिटिविटी की तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूं कि ये जितनी भी प्लानिंग हो ये हमारी नेशनल और रीजनल प्लानिंग और इनिशिएटिव के तौर पे सामने आए। प्राइम मिनिस्टर की हद तक यस हम उन्हें एंगेज करें, लेकिन कभी भी हम इसे पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडास के साथ अनेक्स ना करें। मिसाल के तौर पे हम ये ना कहें कि ये तहरीक इंसाफ की जी काविश है या उनकी कोशिश है। इसका नुकसान ये होगा, और मैं उसका एक वन ऑफ द इफेक्टिव्स हूं, कि अगर कोई नई गवर्नमेंट आएगी तो वो हुबे अली नहीं बुग़्ज़े मुआविया में वो इसको स्क्रैप करने की कोशिश करेगी कि बिकॉज ये तहरीक इंसाफ ने इसको इस इनिशिएटिव्स को जो है प्रमोट किया था, तो अब हम इसको जरा इसके ऊपर अपना हाथ ना रखें। और ये इसकी एक वर्स्ट एग्जांपल जो है
वो साउथ पंजाब फॉरेस्ट कंपनी है, अ वंडरफुल इनिशिएटिव ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि वो टैग्ड हो गई थी मुस्लिम लीग नवाज के साथ या शहबाज शरीफ के इनिशिएटिव के साथ, तो जैसे ये गवर्नमेंट आई और ग्रीन गवर्नमेंट आई, इसने उसको टॉपल कर दिया। तो मैं यहाँ पे भी ये गुजारिश करूंगा कि जब भी हम पॉलिसी लेवल अपने डिस्कशंस में जाएं, प्राइम मिनिस्टर यस वो पूरे पाकिस्तान का है, लेकिन हम ये इसको प्रमोट ना करें कि जनाब ये तहरीक इंसाफ का एजेंडा है या वो इसको लेके आए हैं या वो इसको, क्योंकि इसके आगे जाके रिपरकशंस हो सकते हैं। बस ये सिर्फ मैं ये आपके साथ एक चीज शेयर करना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब, एक बात मैं आपसे करना चाह रहा था कि अभी अजीज साहब ने सवाल उठाया है, ये हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, वो कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं हो सकता है कि जितनी गाड़ियां गिलगित बल्तिस्तान के अंदर या टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अंदर एंटर हो रही हैं, तो उनकी जो व्हीकल टेस्टिंग है, इमिशन टेस्टिंग जो है वो हो, और जो ज्यादा पॉल्यूट करने वाली गाड़ियां हों तो उनको ना जाने दिया जाए, उनको रोका जाए। आरिफ हुसैन साहब, फिर आफ्ताब इकबाल साहब। जी मुनीर साहब, होने को बहुत कुछ हो सकता है जी, होने को बहुत कुछ हो सकता है और होना भी चाहिए। और इसमें ये तो खैर आप मेरे ख्याल में नेक्स्ट लेवल पे बात कर रहे हैं। हमने एक दफ़ा गवर्नमेंट को ये प्रपोज किया था, जैसे काफ़ी सीनियर्स ने फरमाया कि जो हमारा टूरिस्ट गिलगित बल्तिस्तान में एक दफ़ा एंटर होता है, पर्टिकुलरली जो फॉरेनर्स हैं जी, वो इधर से थलीची से जब एंटर होते हैं तो उनको खुंजराब टाक प्यास कर दो जो भी उनकी मंजिल है, पहुंचने तक 10 दफ़ा पूछा जाता है। एक्स पूछता है, फिर वाई पूछता है, फिर जी पूछता है। फिर हमने गवर्नमेंट को, होम को, पुलिस को, सबको गुजारिश की कि जनाब तशरीफ लाएं। फिर तो गुजारिश की कि यार एक दफ़ा जब थलीची में आप एक बंदे से इंफॉर्मेशन लेते हैं, एंट्री जहाँ पे गिलगित की एंट्री है जहाँ पर भी, तो उसके बाद फिर क्यों दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा से पूछा जाता है आप किधर से हैं, आप कौन है, आप फलां फलां। तो वहाँ पर इस तरफा एक मैकेनिज्म जी, अता साहब होम सेक्रेटरी थे जीबी के, तो उन्होंने ये एग्री किया था कि आज के बाद ये नहीं होगा, हम एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे फॉरनर से, या वो एयरपोर्ट से आ रहा हो, शंदूर से आ रहा हो, या फिर हमारे KKH से आ रहा हो। तो खैर उसमें जो भी हुआ नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ वगैरह की चीज़ें तो आप डिबेटेबल हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल हो सकती है, ये फिर गवर्नमेंट ही को, टूरिज्म डिपार्टमेंट को प्रपोज किया जा सकता है और ये होना चाहिए। अगर व्हाट ऑट टू बी, आप इसका नॉर्मेटिव एक आंसर मुझसे लेना चाह रहे हैं, व्हाट ऑट टू बी, तो मैं तो डेफिनेटली हाँ सर, आई नोड, मैं कहता हूँ होना चाहिए। ये तो हमारी गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित ही सिटी को उठा के आप देखें जनाब, इतना स्मोक है। और गिलगित में ये अलार्मिंग लेवल पे आजकल बताया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि गिलगित के अंदर जो स्मोक, जिस तरह से, चूंकि वहाँ पे गैस नहीं है आपके पास, वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पर आपके पास वाहिद चीज जो यूज हो रही है वो लकड़ी हो रही है, रबड़ और पता नहीं क्या क्या जलाया जा रहा है। बुरा हाल है गिलगित का। तो ऐसे में गाड़ियां जिस तरह से कंट्रीब्यूट करती हैं, और फिर आप ऊपर हायर एल्टीट्यूड्स पे जाएं, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्लेशियर्स, स्नो, तो वहाँ पे तो ये बहुत लिथल है, लिथल। तो बहुत करने की जरूरत है। ईपीए को, शहजाद शिकरी साहब को, मुझे शरासा अपना अरे भाई ये बताइए कि ये जो अपने जश्न नौरोज की बात की है 21 मार्च को, ये कहाँ पर कर रहे हैं? 21 मार्च तो एक जीबी में जनाब बल्तिस्तान हो गया, हुंजा, गजर, गिलगित समेत कई इलाकों में बहुत नहीं मुख्तलिफ जगहों पे हो रहे हैं, या कोई एक कलेक्टिव बड़ा फेस्टिवल कर रहे हैं? स्कर्दू में जो होगा जी इवेंट वो बड़ा होगा, होपफुली डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है। और अदरवाइज अगर आप पूछें तो ये बिल्कुल मनाया जाता है और हर जगह पे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, गजर में, बल्तिस्तान में, नगर में, हुंजा में, गिलगित में, बल्तिस्तान पूरा रीजन इसमें आता है, यहाँ पे बड़े इवेंट्स होते हैं। लेकिन ये जो इवेंट होगा इसमें ये लोगों को बुलाना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट जो चाह रही है, तो वो स्कर्दू का जो इवेंट होगा वो कंपैरेटिवली बड़ा इवेंट होगा। जी जी जी। मैं यहाँ पे देख रहा था फौजे काजी साहबा, आप यू बिलोंग टू गिलगित बल्तिस्तान ऑल्सो, और आप विमेन टूरिज्म के हवाले से भी काम करें, यू हैव योर टूर कंपनी एज वेल। तो आई वुड लाइक यू टू बी पार्ट ऑफ द डिस्कशन एंड टेल अस लाइक, ये ज़ाहिर है कि इसमें तो काफ़ी ख़वातीन वगैरह भी वो हैं इंगेज, एंड हाउ यू टेक दिस विंटर स्पोर्ट्स as the opportunity and challenge. Fazia Qazi Sahaba. Jay, thank you so much, Munir Saab, for you are always having a very thoughtful topic लेके आप आ जाते हैं. So thank you very much for this. And it was glad to hear Arif bhai too after a very long time.
I recognize him. He might not recognize me, but ये है कि thank you very much for this session. I'm not very expert in everything. I do have my tour company, and since day one, I was with the view that, and it has a impact too. I'm with the view that I must not go for mass tourism, और उसकी वजह से यही होता रहा है कि मेरे पास मैं कोशिश करती हूँ कि clients वो आए जो environment को भी खराब ना करें और दूसरे लोगों को भी सुकून से अपना tour complete करने दें. So we as a tour operator must have that kind of sense. और मैंने काफ़ी जगहों पे Facebook के through unfortunately जो हम tour operator है, we don't take the responsibility. बहुत सारी जगहों पे हम अपने events, अपने corporate events के लिए wall chalking करते हैं, पहाड़ों के ऊपर हर जगह लिखा होता है. अगर आप सबसे बड़ी बात ले लें तो it's basically जो हमारे environment की हम बात करें along the KKH, मेरा तो सर दुखता है कि जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तो एक मिनिस्टर साहब है, उनका नाम नहीं लूंगी, उनका तो मेरे ख्याल में शजरा भी हमें शायद याद हो गया. सारी एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें उसके ऊपर आप शुरू करें, चिलास से या उससे पहले शुरू करें तो ये आपके नीचे मानसेरा तक वही हमें याद हो जाते हैं. तो दिस इज अ काइंड ऑफ, देखिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की आप बात करेंगे, इट्स विंटर टूरिज्म और एनी काइंड ऑफ टूरिज्म. आफ्ताब सर भी बैठे हुए हैं. Actually, my stance and my point is this: once the community is aware and once the community has been made, yeah, is been made part of any policy making consultation, आप देखिए कि उसका बड़ा impact है. In my own village, this time winter tourism, जिसमें ये skiing जो है, हमारे community, I belong to Khyber, Upper Hunza. तो उधर उन्होंने विंटर टूरिज्म का इन्होंने किया कि वो एक एरिया था जिसके ऊपर इन्होंने वो पानी का एक फ्लो रखा, तो वो पूरा एरिया जम गया और उसके ऊपर बच्चे जो है ये उसके ऊपर ये विंटर स्कीइंग और ये सारी चीजें करते हैं. इट हैज अ ब्यूटीफुल इम्पैक्ट बिकॉज इन विंटर्स इन माय रीजन पीपल डोंट हैव दैट मच वर्क दे कैन डू. और बहुत सारा सोशल एस्पेक्ट इसका ये है कि people are now into healthy activities, क्योंकि बहुत ये चीज़ें भी हुई हैं कि social depression और ये सारी चीज़ें होने की वजह से उसके जो bad aspects है वो भी हमारे सामने आए हैं, हमारे एरिया में आए हैं. So it has a beautiful impact. देखिए community को साथ में लेंगे. अब people have came to me for their छोटे छोटे resources. वो जो winter पूरा dress kit होता है और वो helmet and everything, तो हमने मदद की है जो हमारा वो है. बट ये द पॉइंट इज दिस कि दीज कम्युनिटी, इफ यू टॉक अबाउट गिलगित बल्तिस्तान, दीज कम्युनिटीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग. शायद हुकूमत को बहुत कुछ करने की जरूरत ना हो, सिर्फ कंसल्टेशन हो जाए, उनको साथ में ले ले, कम्युनिटी इज रेडी टू डू इट. एट द सेम टाइम ये भी एक पॉइंट है कि मैं उस रीजन की मैं बात करूंगी कि गिलगित रीजन की बात करूँ. पॉलिसी मेकर देखें, अब हम सब हाईलाइट तो करते हैं, आरिफ भाई ने भी हाईलाइट किया, हम सब हाईलाइट चीज़ों को करते हैं. इट्स बेसिकली कि दोनों बैठिए और आप जैसे जो लोग जो नशिस्त करते हैं उसमें कम्युनिटी प्लस पॉलिसी मेकर बैठे और इसके ऊपर कोई काम करें. हर चीज़ हम गवर्नमेंट के ऊपर भी नहीं डाल सकते, कुछ चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी हैं. लेट्स टेक दिस point के a very good initiatives have been taken by the government in terms of this institution. उन्होंने हाईलाइट करना शुरू कर दिया है. पेरिफेरीज के जो एरिया है, मैं सर आफ्ताब राना और बाकी लोगों से भी अर्ज करूंगी कि जो पेरिफेरी के एरियाज है, काइंडली उनको बहुत ही एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखिए. गिलगित बल्तिस्तान और रीजन से ये हमारा असासा है और हर जगह हमें रोड की एक्सेस भी नहीं चाहिए, बिकॉज वंस द रोड आर देयर एवरीथिंग इज जस्ट, हमने खुद अपने आंखों से देखा है. आई वर्कड इन डेवलपमेंट सेक्टर फॉर अ लॉन्गर टाइम. चप्पा चप्पा मुझे पता है जीबी का. तो 20 साल पहले क्या था सर, आज क्या है. एक्सेस जो है ना, कभी कभार नहीं देना भी अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर का. So this is my whole point, and I'm sorry, maybe I didn't put up any pertinent point, but community perspective was. Thank you. Thank you, Fazia. Thank you very much for your contribution. Can I अपने रब नवाज साहब, वो हमारे साथ हैं. रब नवाज साहब, thank you so much for being with us so long. Rab Nawaz sahab, I want to ask a very pertinent question about if WWF Pakistan has done any impact analysis of winter sports in Pakistan, for example, Malam Jabba and other, like we are doing ice hockey and other things. Have you done some kind of impact analysis? No, Mirza, because these are all recent developments.
Yeah. So अभी तक नहीं है, but if anybody asks us, we'll be more than willing to एक तो baseline बन सकते हैं, then we're more than happy to monitor the impact. But जो summer events हमारे पास कुछ reports है मौजूद हमारे साथ है, लेकिन winter तो नहीं है. Aftab Rana sahab, do you have any idea, like if any impact analysis of Malam Jabba or other places where we are doing winter sports, if we have any impact analysis? Aftab Rana, please go ahead. So far nothing has done on this side because जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, ये विंटर स्पोर्ट्स अभी पिछले तकरीबन 2 से 3 साल में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे शुरू हुए हैं, और मालम जब ऑब्वियसली जब तालिबान के बाद अभी दोबारा से ये रिजॉर्ट ऑन हुआ है तो वहाँ पे शुरू हो गया, लेकिन अभी तक कोई भी मेरी नज़र में ऐसी कोई स्टडी नहीं गुजरी जिसमें विंटर टूरिज्म के इम्पैक्ट्स को स्टडी किया गया हो. ऑब्वियसली अभी ये जो नए प्रोजेक्ट्स केपी में डेवलप होने जा रहे हैं जिसके लिए बाकायदा मास्टर प्लानिंग हो रही है, और उसकी स्टडी का वो हिस्सा है कि वो हर एंगल से अगर कोई एरिया जो डेवलप करने जा रहे हैं उसकी वो बेसलाइन भी इस्टेब्लिश करेंगे और इम्पैक्ट असेसमेंट भी करेंगे और बताएंगे कि किस लिहाज से यहाँ पे फिजिबिलिटी है, एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस को भी देखते हुए एडवेंचर टूरिज्म की या विंटर टूरिज्म की. आई थिंक उसकी रोशनी में जो रिपोर्ट्स आएंगी वो हमें कोई आगे बेसलाइन बन जाएगी, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ. Arif Saab, may I ask you, like, if you have any sort of a baseline study for your winter sports interventions you are interested to do? Arif Saab. नहीं, अभी तक हमने इस हवाले से तो काम नहीं किया. गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो ये बिल्कुल ही नया है मुनीर साहब, आपको पता है इसी साल से ये बिल्कुल लाइमलाइट में आ गया और नहीं किया है. डेफिनेटली हमारा एक ये देखें जो व्यवसाय वाला होगा वो भी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट टाइप की है, तो दिस कैन डेफिनेटली हेल्प अस इन वन वे और द अदर कि जी उसमें हम इम्प्लीकेशंस भी देख सकें. लेकिन एक बहुत ब्रॉड स्केल मल्टी स्टेक होल्डर, एक जैसे बेसलाइन की बात कर रहे थे रब नवाज साहब, तो वो उस लेवल पे एक हमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमें करना होगा, क्योंकि ये बिट्स एंड पीसेस में करेंगे तो वो एक ब्रॉडर पिक्चर हम चीजों को सब्जेक्टिवली फिर ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाएंगे. तो नहीं हुआ है, बट वी नीड टू डू दिस. Okay. मैं एक I और think Munir, one small suggestion. I think Arif के लिए Arif is it possible for Arif साहब to do it? अभी आपने देखा होगा कि this is first time that there was such a large number of mountaineers available in Central Karakoram National Park और K2B climb हुआ, और अगर इनका स्टाफ भी आई थिंक वहाँ पे है, अगर वो इसकी एक छोटी सी असेसमेंट स्टडी कर सकें कि ये जो विंटर माउंटेनिंग का सीजन इस बार चला है उससे कितना वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, या ऑक्सीजन सिलेंडर्स वहाँ छोड़े गए हैं, या रोप्स जो स्लोप्स पे लगे थे वो उतारे गए हैं कि नहीं उतारे गए. आई थिंक वो बड़ा यूजफुल एक स्टेप हो सकता है. अगर आरएफ इस पे थोड़ा सा काम करें तो वो हमारे लिए भी, टूरिज्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए भी एक बेसलाइन होगा कि किस तरह क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आ सकती है. आरिफ साहब. जी आफ्ताब साहब, जरूर इसमें मैं बात करता हूँ अपनी टीम के साथ, देखते हैं इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं. इस वक्त हमारी टीम ऐसा सच वहाँ पर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फिर ये कि पार्क जो आबिद साहब हैं डायरेक्टर नेशनल पार्क CKNP के, उनसे हम बात करते हैं करके EVK to CNR प्लस डायरेक्टरेट ऑफ पार्क्स एंड आई मीन CKNP जो डायरेक्टरेट है, मिल के अगर इसमें हम कुछ कर सकें तो ये बड़ा वर्थ फाइल होगा. बट सजेशन बहुत ही कीमती है. आई रियली डेफिनेटली appreciate it. अच्छा, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ आरिफ, कब से क्लीन अप नहीं हुई है माउंटेन्स हमारी बड़ी वाली जो है? मुनीर साहब, क्लीन अप का जो कैंपेन है वो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि 2016 तक तो इसमें पूरी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होता था, तो उस हिसाब से हम उसी मैग्नीट्यूड के ऊपर इसको करते थे. लेकिन हमारा जो पिछले साल 2020 में हमारे वो नहीं लगे थे इको प्लेटफॉर्म्स और ये सारा सिलसिला नहीं हुआ कोविड की वजह से, बट ये एक स्मॉलर स्केल के ऊपर हमारा जो सिलसिला है क्लीन अप का वो चल रहा है और पार्क डायरेक्टरेट के साथ मिलकर कर रहे हैं हम लोग. तो इसमें हम छोटे स्पॉन्सर्स कहीं ना कहीं से ढूंढते हैं, प्लस हमारा अपना जो भी सपोर्ट पॉसिबल होता है EVK2 का वो हम कर रहे हैं. लेकिन बट हैविंग सेड दैट
इफेक्ट ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ रही है टूरिस्ट्स की, तो हमें इसको बहुत ज़्यादा अपस्केल करने की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा वसी लेवल के ऊपर इसको करने की ज़रूरत है। मुमकिन है मल्टीपल लोग इसमें इन्वॉल्व हों तो वो फिर एक आइडियल सिचुएशन, जिस तरह हम कहते हैं हम जाएं, सारा ग्लेशियर साफ हो, बर्फ पे एक तिनका भी ना हो, तो ये जो आइडियलाइज करते हैं ना जी, इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हों तो डेफिनेटली ये पॉसिबल भी है मुनीर साहब। अच्छा, जो माउंटेनियर्स जाते हैं वो ज़ाहिर अपना सामान लेके जाते हैं, सारी सूरत हाल, और तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान में कि जब वो पहाड़ों पे जाते हैं तो जब वापस आते हैं तो कोई उनसे पूछे कि भाई ये आप इतना सारा जो सामान लेके गए थे आप वापस लाए हैं कि नहीं लाए? मेरा तो ये ख्याल है कि जो माउंटेनियर जाता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपना गार्बेज उठा के वापस लेकर आए, या जो लेफ्ट ओवर्स हैं, ये चीज़ें हैं ऐसी, क्या कहते हैं आरिफ भाई? जी, आइडियली तो बिल्कुल ऐसा ही है ना मुनीर साहब, जैसे सगरमाथा नेशनल पार्क में, माउंट एवरेस्ट में वो चेक लिस्ट बनती है और उसके साथ उसको क्रॉस चेक किया जाता है और एक फीस उनसे उठाई जाती है, पैसे उठाए, डॉलर्स या जो भी करेंसी है। फिर ये कि वो वापसी के ऊपर उसको क्रॉस भी एक देखा जाता है। मतलब मॉडल्स अगर आप देखें दुनिया में, यहाँ पर भी अस्कोली में इसको कोशिश की गई थी कि इस तरह से कोई चेक लिस्ट डेवलप हो कि आदमी क्या अपने साथ लेके जा रहा है और वापसी पे एटलीस्ट इंश्योर करें कि वो सारी चीज़ें लेके आएँ। तो इसमें बिल्कुल इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और इसको करने की गुंजाइश है, और फिर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को फर्दर एलिवेट करने की ज़रूरत है मल्टीपल स्टेक होल्डर्स में, ताकि लोग अपना वो कचरा फिर अपने साथ लेके भी आएँ। जी, ज़ुबैर अयूब साहब, आपने हाथ उठाया था, यू रेज योर हैंड, if you have your comments or question, whatever. Zubair sahab, you may ask now, right now. Zubair sahab, Zubair Ayub sahab. Okay, मेरा ख्याल है कि this is time to जी जुबैर साहब जी सॉरी, वो मिस्टेकनली हो गया था, लेकिन मैंने बड़ा लेट ज्वाइन किया आप लोगों को। मैं सुन रहा था बड़े उससे। मैं एबटाबाद से हूँ, कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ डेली एक्सप्रेस न्यूज टीवी चैनल के साथ और ट्रिब्यून के साथ। तो दानिश जुबैरी साहब ने मुझे स्पेशली इनवाइट किया कि जी आप ही मीटिंग ज्वाइन करें और सुने, बड़ी इंफॉर्मेटिव है। तो मैं सुन रहा था, मैंने बड़ा एंजॉय भी किया सारी उसको। मैं कहीं आया हुआ था, बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने वो सारे काम छोड़ के जो है वो मैंने सुना। लकीली जो है वो मुनीर अहमद साहब, मैंने तकरीबन 4-5 माह पहले मैं फैमिली के साथ जो सारा ट्रैवल किया नॉर्दर्न एरिया को, तो मैं तकरीबन मैं स्टेट गेस्ट था। उसके बावजूद भी मैंने देखा कि मुझे कितनी मुश्किलात पेश आई वहां पे। तो ये किसी और मीटिंग में इंशाल्लाह डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेचर ने तो बड़ी हमारी मदद कर दी उधर नॉर्दर्न एरिया में। हम देख रहे हैं कि जी अल्लाह ताला ने हर मेहरबानी हमारे ऊपर कर दी है, लेकिन इसको जो टूरिज्म फ्रेंडली बनाने के लिए लोगों को एजुकेट करना बहुत लाजमी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं। राका पोशी के उसके साथ ही हम बैठे हुए थे, एंजॉय करने के लिए गए, मेरे साथ फैमिली भी थी। तो मैं देखा कि एक लेडी, उनके साथ उसके छोटे बहन भाई, यंग लड़की थी वो, तो वो वहां पे जाके वो बैठी, तो उसने अपने साथ खाने पीने की कुछ चीजें लाई थी। हालांकि उसने सब कुछ चीजें डिस्पोजेबल सारा उसने उधर से समेटा, साफ किया खाने के बाद। तो वो बैठ के ही उधर वो होटल वाले के टेबल पे, जो उसने बाहर दरिया के किनारे लगाया हुआ था, तो जिस वक्त वो उठी गाड़ी में बैठने लगी तो वो लड़का दौड़ता हुआ आया। उसने कहा जी कि ये बिल आपका। उसने कहा ये क्या, मैंने तो कुछ भी आपसे नहीं खाया पिया। उसने कहा जी आपने टेबल हमारी यूज की है, तो इसके आपने 500 रुपए देने। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा यार ये आपने ज्यादती वाली बात नहीं की। तो वो बंदा जी, वो 4-5 लोग दौड़ते हुए आए लड़ने के लिए, उसके साथ भी मेरे साथ भी। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार ये, हालांकि मेरे पास वो जो गाड़ियां थी वो बड़े ठीक ठाक एक इदारे की थी, उनके प्लेटें और सारा उससे पता चल रहा था, लेकिन उन्होंने कोई उसको वो लोग कहते हैं बस हम सिर्फ चीफ सेक्रेटरी को जानते हैं, चीफ सेक्रेटरी से भी हम पैसे लेते हैं। अच्छा, उन्होंने बैरियर्स लगाए हुए हैं, अपने जगह बना के बैरियर्स लगाए हुए हैं, बैरियर से गुजरने के पैसे, टेबल यूज कर। तो इसको मुनीर साहब वहां पे नॉर्दर्न एरिया में वो टूरिज्म फ्रेंडली बनाने के लिए लोग ताकि अट्रैक्ट हों, ये वो खौफ ना हो ना। जो बंदा जाता है वो एंजॉय करने के लिए जाता है ऐसे एरियाज में, तो उसके अंदर अगर आप खौफ डाल देंगे कि वो कहीं बैठ गया तो फिर 3-4 लोग उसे पकड़ देंगे, वो कहीं दाखिल हो गया तो जी उनका बैरियर क्रॉस कर लिया, इसके ऊपर भी आपके ऊपर जुर्माना,
तो ये वहाँ पे लोगों को एजुकेट और कानून साजी करने की भी जरूरत है जी। तो इंशाल्लाह ये जुबैर साहब थैंक यू वेरी मच, आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ हैं, आप इन चीज़ों को हाईलाइट करें। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून तो हमेशा जब भी हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो बहुत हमारे माउंटेन इश्यूज़ के हवाले से और हमारे जो पाकिस्तान माउंटेन फेस्टिवल है, पाकिस्तान माउंटेन प्राइड अवार्ड्स वगैरह हैं, तो उनको बहुत कवरेज देते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये आप हाईलाइट करें और ये डेफिनेटली ज़्यादा बड़े पैमाने पे आप ये बात पहुंचेगी। और लेकिन इस वक्त हमारे साथ आरिफ साहब मौजूद हैं। आरिफ साहब, ये आपके इलाके जो हैं गिलगित बल्तिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज के, ये भी मरी बनते जा रहे हैं, क्योंकि मरी में इस तरह की सूरत हाल हमने सुनी थी, या एक्सप्रेस जो मरी एक्सप्रेस वे मरी का, कि वहां पे ऐसी सूरत हाल होती है। तो ये जो वायरस है, ये आप तक भी पहुंच गया हुआ है आरिफ साहब? जी, सबसे पहले तो मैं जुबैर साहब से जी गिलगित बल्तिस्तान पूरे उस रीजन की जानिब से माजरत खा हूँ कि जिनको जिस तरह से इनको एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस वहाँ हुआ है राका पोची के आसपास कहीं पर भी, तो वो हमारा खित्ता है, तो हम सारे जिम्मेदार हैं मिन हैसुल कौम, तो मैं माजरत खा हूँ। तो ये वाकई में ये हम डिबेट करते रहे हैं जी। इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स हुए हैं गुज़श्ता 2-3 सालों में, इसको हम आपस में बहुत डिबेट हमने इसको किया है। हाँ, वो प्राइसेस को अनरियलिस्टिकली हाइक करना हो, इस तरह से छोटे बड़े जिस तरह की एक इंसिडेंट ये जो हुआ, इस तरह से काफ़ी 2-3-4 और चीज़ें भी हैं। तो इसको डिबेट किया जा रहा है, और चूंकि ये बहुत नया है हमारे यहाँ टूरिज्म, और एक लंबे अरसे तक हमारे यहाँ आपको पता है डेडलॉक था 9/11 के बाद, तो अब जब से ये अपॉर्चुनिटी लोगों को ये मिलने लगे, तो वो इसको जी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसमें हम सबको, सिविल सोसाइटी को, सबको मिलके अपने कम्युनिटीज़ को, और ख़ास तौर पे जो लोग इन्वॉल्व हैं जी टूरिज्म में, उनको एजुकेट करने की, अवेयर करने की ज़रूरत है। और ये डिस्क्रिपेंसीज, शॉर्टकमिंग्स, खामियां हैं, मैं इसको मानता हूँ, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इंशाल्लाह बस हम ग्रेजुअली एजुकेट खुद को भी करेंगे, लोगों को भी करेंगे, और आपसे भी सीखेंगे जी। जी बहुत शुक्रिया। कोई मुनीर भाई, मैं एज एन आउटसाइडर, आरफ ने तो माजरत कर ली, लेकिन मैं नहीं समझता कि इनको माजरत करनी चाहिए इस बारे में। जहाँ पे मॉब टूरिज्म होता है ना, वहाँ पे ये मसाइल साथ आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पहले मॉब टूरिज्म नहीं था, जब से बाबूसर का रूट खुला है अभी वहाँ पे मॉब टूरिज्म कहते हैं। तकरीबन वहाँ पे 15 से 16 लाख सयाह समर सीजन में जाते हैं, विच इज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर फॉर दिस एरिया। वो छोटा सा इलाका है। अच्छा, अब बात समझने की ये है कि हमारे टूरिस्ट जो हैं उनको भी सेंसिटिव होना पड़ेगा। मैं 81 से इन इलाकों में जा रहा हूँ। देयर वाज टाइम जब इन्हीं इलाकों में, इसी कराकोरम हाईवे के ऊपर, बच्चे खुबानियों की थालियां लेके खड़े होते थे, और वो आपको खुबानियां खाने को देते थे और कोई पैसा नहीं लेते थे। मतलब ये इलाके के लोगों का मैं आपको बताऊं कि वो बहुत ही प्यारे और बहुत ही मेहमान नवाज लोग हैं, लेकिन हमें भी देखना चाहिए कि वो कितने हार्श और कितने डिफिकल्ट कंडीशन में रह रहे हैं। उनके पास वही एक छोटा सा क्वेश्चन है 2-2.5 महीने का, जिसमें उन्होंने थोड़े बहुत पैसे कमा के आगे पूरा हार्श विंटर भी गुजारा करना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा सेंसिटाइज कम्युनिटी को करना है, लेकिन बहुत ज्यादा सेंसिटाइज टूरिस्ट को करना है। यहाँ पे तो इस खातून ने अपने वो डिस्पोजेबल कप शप भी उठा लिए, ये वो कर लिया। मैं तो देखता हूँ कि लोग टेबल इस्तेमाल करते हैं, वहीं पे गंद फेंक जाते हैं, बल्कि कुर्सी की टांग भी तोड़ के जाते हैं। अब वो बेचारे क्या करेंगे? तो जो प्राइवेट जगह हैं, जहाँ पे छोटे छोटे होटल्स हैं, आई थिंक गवर्नमेंट कैन डू अ फीस सेट कर सकती है। अच्छा जी, जिस किसी ने आगे अपना भी खाना खाना है तो एक फीस दे दे और बैठे, लेकिन कूड़ा करकट वहां पे नहीं फेंकना। लेकिन गवर्नमेंट को खुद रोड के साथ साथ कुछ ऐसे पिकनिक स्पॉट्स बनाने चाहिए जहाँ पे लोग आए, फ्रीली बैठे, अपना खाना पीना खाएं, जाते हुए उसको साफ कर जाए, लेकिन कोई साफ करता नहीं है, वहां पे गंदगी फैला के जाते हैं। तो ये दोनों एंगल के ऊपर हमें काम करना है। हमें टूरिस्ट के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आना है। चंद लोग जरूर अच्छे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मैं देखता हूँ वो इन इलाकों में जब जाते हैं, दे आर नॉट केयरफुल, और वो वहां पे मसाइल पैदा करते हैं। ऊंची आवाज में गाड़ी के अंदर टेप चलाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे, हा हा ही हू करेंगे, और बहुत सारे मसाइल हैं जो बिल्कुल सही कह रहे हैं की आप वजह से राना साहब। कम्युनिटी ये को वाकई फेस करना पड़ता है। ये वाकई हम हमारे जो यहाँ से लोग जाते हैं, दे आर नॉट इवन कल्चरली सेंसिटिव। आप जो सोशली और उस हवाले से बात करें, इन्वायरमेंटली, दे आर नॉट इवन कल्चरली सेंसिटिव। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों को बताना और समझाना भी बहुत ज़्यादा
जरूरी है। जो वहां पर इक्का दुक्का, अब ये बाकी आपकी सही बात है, काफी वक्त पहले मैं स्वात की तरफ गया, जैसे अभी ये बात कर रहे हैं खुबानी, आपने जिक्र किया कि खुबानी, तो वहां पे उन्होंने हमें वो इतने सारे एप्पल्स दिए, स्वात जा रहे थे, तो मैंने बड़ा हैरान हुआ कि यार ये, मैंने उसको कहा कितने पैसे, वो कहते हैं नहीं पैसे नहीं, ऐसे तोहफा है। मैं कहा यार बड़ी बात है कि चलते हुए हम एक जगह रुके, वहां पे एप्पल्स के बहुत बड़ा, इट वाज बिग एप्पल ऑर्चर्ड, तो हमने कहा यार यहाँ पे तस्वीरें बनाते हैं बड़े जबरदस्त किस्म के, तो उन्होंने वहां पे हमें, मतलब ये एक रिवायत है हमारे उनकी मेहमान नवाजी की और ये सारी सूरत, लेकिन ये मुमकिन है कि एक चीज जो जैसे कलाश में एक दो दफा जब बहुत शुरू में जाने का इत्तेफाक हुआ, अब तो खैर तबाह बर्बाद हो गया, उस वक्त सूरत हाल और थी, लेकिन जब कोई काफी वक्त के बाद गए तो जब वहां पे पंजाब के से गए हुए लोगों ने वहां पे कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ बनाई और अपने रेस्टोरेंट्स खोले, तो जब वो वाला कल्चर वहां पर गया और सिंधी बिरयानी मिलना शुरू हुई, तो वो वहां पे जाके फिर वो जो कल्चर की जो सूरत हाल होती है, और तो मतलब ये है कि हम लोग भी बहुत सारी चीजें यहाँ से उस तरफ को लेके चले जाते हैं। हम दोनों तरफ से जिम्मेदाराना रवैया दिखाने की जरूरत है, खासतौर पर विजिटर्स को। महमूद साहब जो हैं उन्होंने काफी देर से हाथ उठाया हुआ है। महमूद साहब प्लीज गो अहेड। अभी आपने वो कहा कि खुबानिया वाला, वो मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया और वो उस पर तो आफ्ताब राना साहब ने भी एंडोर्स किया, और यू आर इंसिस्टिंग कि नहीं उसका नाम बताया जाए, तो मतलब मेरा तो ख्याल है कि ठीक है जाने दिया जाए, और मेरा ख्याल है कि ओवरऑल एक लोगों को सेंसिटाइज करने की जरूरत। महमूद साहब अगर आप चाहें तो आप बात कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। मेरे घर मेहमान आए थे तो मैं बिजी था उनके साथ। हमारे कल्चर के हिसाब से थोड़ा सा मेहमानों को इंटरटेन करना इट्स एवरीवेयर इन पाकिस्तान की, जाहिर है उनको टाइम देना होता है। तो आई मिस्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर डिस्कशंस and I'm sorry for that. My name is Sultan Mahmood and I'm really happy that we are discussing here the challenges, scope and also the opportunities about tourism. इसमें मैं कुछ personal experiences share करना चाहूँगा मुनीर साहब, आफ्ताब साहब और जुबैर साहब। वो ये है कि ये मुझे भी इतना दुख हो रहा है जब ये बात यहाँ की जाती है कि इस तरह का विजिटर्स के साथ हैंडल किया गया है। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और चीज हमें इतना तंग ना करे जहाँ पे अगर डिसऑनेस्टी और उसके साथ साथ एथिक्स का इशू हो, इखलाक का इशू हो, और जहाँ पे अननेसेसरी प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो। तो मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि पता चल जाए, क्योंकि हम ज़रूर वहाँ नहीं है हुंजा में, लेकिन हम वहाँ के रूट्स तक इमीडिएटली पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए मैं जानना चाहता था। तो एनीवे वो हम बायलैटरली डिस्कस करेंगे विद जुबैर साहब। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें ये भी देखनी चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, स्वात, इवन आज़ाद कश्मीर को ले लें या किसी और बलोचिस्तान के सहरा को ले लें, हमें ये देखना होगा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट को कि वहाँ पे कितने विजिटर्स को रिसीव करने की कैपेसिटी है, और उस कैपेसिटी को एनहांस कैसे किया जा सकता है। ये न सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये मैं ये कहूँगा पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन और पार्टनरशिप के थ्रू ही हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करता हूँ। ये कोई साल पहले की बात है। गुलमित से थोड़ा सा आगे जाके गुलकिन नाम का विलेज है अपर हुंजा में। कहते हैं स्काउट्स चले गए, वो थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट का ख्याल रख रहे थे, तो वहाँ पे कोई विजिटर फैमिली आई, खूबसूरत से बाग में जाके बैठे, खाना पीना हो गया, उसके बाद उठ के रवाना हो गए। दे एंजॉयड एंड दे रिटर्न्ड।
In the meantime, what happened? उन स्काउट्स ने वो जो भी कचरे थे उस खूबसूरत बाग से चुन के थैली में डाल के गाड़ी में बैठ के उनके पीछे आके रास्ते में जहां उनको चेज कर सकते थे वहां गाड़ी रोकी और कहा आपका सामान यहाँ रह गया है। तो दे वर सरप्राइज्ड कि फैमिली ने कहा सामान तो हमारा कोई नहीं रह गया है। बट व्हाट हैपेंड, उन्होंने कहा नहीं ये जरा आप देख लें, इसी के अंदर है। जब खोला तो कचरे थे। तो फिर उन्होंने उनको थोड़ा बहुत अवेयरनेस दिया कि हम ऐसे नहीं करते, अगर ऐसे करेंगे तो ये तो 1 साल के अंदर यहाँ तबाह हो जाएगा इलाका। आई थिंक दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, इवन फॉर मी, कि अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो चाहे मैं अगर जिस एरिया का विजिट करता हूँ वहाँ के सोशल नॉर्म्स, कल्चरल नॉर्म्स, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं उसका ख्याल रखना, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया। सेकेंडली, आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है उस एरिया में। अब इन्वेस्टमेंट के लिए ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, ये भी अगेन मैं कहूँगा सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, एवरीबडी हैज टू कंट्रीब्यूट, तो उस पर थोड़ा सा तवज्जो हो। और थर्डली जो चैलेंज वाली बात थी वो मैंने कहा कि कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द विजिटर्स, दैट इज इम्पोर्टेंट। और फोर्थ में ये कहूँगा एक और चैलेंज जो कि वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए होता है, चाहे वो किसी भी इलाके से हो, वहाँ के कल्चरल नॉर्म्स और एथिक्स को और पर्टिकुलरली कल्चरल नॉर्म्स को डिस्टर्ब किया जा सकता है, तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? हाउ कैन वी इंश्योर कि वही इखलाकियात, वही सपोर्ट, वही रिस्पेक्ट वो मौजूद रहे वहाँ, वो डिस्ट्रॉय ना हो, और खुदा न खास्ता हम एथिक्स से निकल ना जाएं दूसरों को से attract होके। I think here I would stop because there are too many participants and I am taking much of the time, but I think I just wanted to indicate these few points to you, and thank you very much for giving me the opportunity. Thank you very much. Thank you very much. Aziz Saab, please go ahead. Aziz Saab, you want to ask some question or you want to offer some comment? Aziz Saab. Okay. Tazeen Akhtar is a wonderful journalist, and he's edited Daily Azkar and also run Pakistan in the world. Tazeen Saab, please go ahead and ask your comment or ask your question or offer your comments. Tazeen Saab, mic unmute कर लीजिए। Tazeen Akhtar Saab, चले कोई और क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? Yes, can I say something? कौन? Hello, मेरा नाम अजीज है। Aziz Saab, please go ahead. Yeah, good morning. Actually, I'm in Canada. Please, आपका माइक बंद हो गया है। Unmute. Please go ahead, Aziz Saab. Okay, so thank you very much. मैं बेसिकली इन कनाडा में हूँ और आई बिलोंग टू हुंजा। और एक काफ़ी चीज़ें सुन रहा था। बेसिकली मैं भी होटल इंडस्ट्री से होटलियर हूँ, लेकिन यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी कंसल्टिंग करता हूँ। एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी जो है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है, उसका मैं कंसल्टेंट हूँ यहाँ पे। जी। बड़ी 2-3 चीज़ें जो है यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ। जो आइडिया मैंने दिया था एमिशन का, ये बहुत ही वेरी वाइटल है, क्योंकि इसमें बहुत ही लो कॉस्ट है। इसमें कोई आपको थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करें, गवर्नमेंट के पास अगर पैसे नहीं हैं तो इट्स अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, लेकिन इससे आपके इन्वायरमेंट में 60% से ज्यादा जो है ना एमिशन कंट्रोल होता है जी। और दूसरा जो है, जो अभी हम बात कर रहे थे एथिक्स एंड कोड्स की, मैं एक एग्जांपल आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा बेटा जो है उसने कोई एयरबीएनबी में एक मकान लिया हुआ है। वो तकरीबन 4 दिन की ड्राइव है, दूसरे प्रोविंस में है, अल्बर्टा में है। लेकिन जो आपका जो गेस्ट है इज सो ट्रेंड कि वो आप उसके अपनी लिमिटेशन को समझ रहा है। जो आपने अभी बात की थी, किसी टेबल को नहीं मिला, उसके बाद जो सब इश्यूज हुए, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे एक इशू ये भी है कि हम किस तरह से अपने जो टूर्स आते हैं उनको हम ट्रेंड करते हैं। उनकी भी एक ट्रेनिंग बुकलेट होना चाहिए, उनको वैल्यूज वहाँ की बतानी चाहिए। और आई थिंक कि हम अपने वैल्यूज पे पैसा नहीं कमाना चाहेंगे, क्योंकि वैल्यूज हमारे लिए उस पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
जैसे अभी किसी साहब ने, कोई सुल्तान साहब थे, उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग इतने ट्रेंड है, जो कि यानी इतना अवेयरनेस के अंदर है कि कोई एक वॉलंटियर, व्हाई ए वॉलंटियर शुड गो फॉर माय मेस। तो ये चीजें हमें गवर्नमेंट लेवल पे या जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, एक बुकलेट बना के उनको देना चाहिए, ये इनके वैल्यूज हैं। और वहाँ के वैल्यूज इसलिए हैं कि मैं अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द इश्यूज वी फेस यूज टू फेस, मैं बेसिकली तो ये इंसिस्ट करता हूँ कि उन वैल्यूज को जो है ना टूरिज्म के अंदर इनकलकेट करें। जब तक आप नहीं करेंगे आप सस्टेनेबल नहीं रहेंगे, और यही मसले जो है ना लोगों को फेस होते हैं। इसलिए यहाँ पे बाय लॉज, कोड्स एंड एथिक्स के जो है ना जो SOPs बनती हैं, तो ये इन चीज़ों को इंटीग्रेट करने की, इंट्रोड्यूस करने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी जी। थैंक यू वेरी मच। तज़ीन अख्तर साहब, यू वांट टू मेक सम पॉइंट? तज़ीन अख्तर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तज़ीन अख्तर साहब, अपना जरा माइक तो ऑन कर लें। तज़ीन अख्तर साहब, वीडियो भी ऑन करो यार, कोई नहीं। तज़ीन अख्तर साहब जी, तज़ीन अख्तर साहब बात करें ताकि फिर हम आगे निकलें। क्या करें? तज़ीन साहब की माइक अनम्यूट तो है, लेकिन सिर्फ बस बोलने की जरूरत है। हाँ, तज़ीन साहब आपका माइक अनम्यूट है, बोल लें तो जुबैर साहब आप कर लें बात तब तक। जी मुनीर साहब, मैं सारे दोस्तों की बातें सुन रहा था, माशाल्लाह सब बड़े अच्छे उससे बोल रहे थे, अपना एक्सपीरियंस जो है वो बता रहे थे। एक्चुअली इसमें तो कोई शक नहीं है कि नॉर्दर्न एरिया के जो हमारे लोग हैं वो बहुत ही मेहमान नवाज और हर तरह से वो बेहतरीन लोग हैं मेरे ख्याल से। मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर पाकिस्तान में घूमे ना जी, तो मैंने देखा है कि नॉर्दर्न एरिया के हमारे जो बहन भाई हैं, वहाँ के लोग हैं, वहाँ का कल्चर है, वो तो बहुत ही रिच है। वो इसमें कोई शक नहीं है। वो तो जस्ट मेरा एक एक्सपीरियंस था जो मैंने बयान किया, शायद उसमें कुछ दोस्तों ने कहा। बिल्कुल, ये आप जो बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो टूरिस्ट है उसको भी एजुकेट करने की जरूरत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि ये एक्सपीरियंस हुआ हमें, जिस वक्त आपसे मेरी बात हो रही थी, तो मेरी बेटी जो है वो UNDP में काम करती है, तो वो मुझसे कह रही थी कि जो मेरा वो बलतत फोर्ट के ऊपर जो एक्सपीरियंस हुआ था, वो बड़ा अल्तत फोर्ट के जगह पे, तो वो बड़ा इस तरह था। ये अगर मैं इसका मोमना यूब नाम है, इससे मैं कहता हूँ कि ये आपसे बात करती हैं। आई मोमना, जरा अपना एक्सपीरियंस बयान कर दें। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस, मुझे ये चीज़ थोड़ी ऑड लगी थी कि हम जैसे उनके कल्चर के बारे में और हमेशा से जो चीज़ें सुनते आ रहे हैं कि वो लोग थोड़े लाइक क्या कहते हैं कि कल्चरली इनरिच और एक एजुकेटेड लोग भी हैं। उनकी लिटरेसी रेट भी ऑब्वियसली 100% या 99% रेट है। तो उस हिसाब से मुझे एक चीज़ जो बहुत बुरी लगी थी कि हम अल्तत फोर्ट में जब गए तो उसके साथ उनका एक छोटा सा विलेज है। तो मैं अंदर गई तो वहाँ पे वो औरतें काम कर रही थी सारी, तो उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा गांव है जिसमें हम सिर्फ सीजन मनाने आते हैं। तो वो इतना खूबसूरत है कि वहाँ पर लाइक ये फोटोशूट्स और ये ब्रांड्स के और बहुत यूनिक एंटीक्स है, तो ये लोग कराते हैं। तो वहाँ पर पहले मैंने ये सुना था कि लड़के लड़कियां मर्द औरतें सबको अलाउ किया जाता था वहाँ अंदर, क्योंकि घर है तो वो जाते थे, घूमते फिरते थे और वो देखते थे, वो बहुत खूबसूरत है। तो लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ये हो गया कि लड़कों को या मर्दों को वहां जाना मना कर दिया है, जस्ट बिकॉज कि वो वहां जाकर के वो ना या इस तरह से उन्हें डिस्टर्ब करना ना, तो उन्होंने वो बंद कर दिया। तो जब चलो मैं तो घूम के अंदर से आ गई, लेकिन मेरे दिल में एक बड़ी ख्वाहिश थी कि जो मेरे घर वाले लड़के या मर्द हैं वो उसको जरूर देखें कि वो कितना खूबसूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली कि हमारे उन्होंने अलाउड नहीं किया, और हमारे जैसे जो मतलब जाते हैं टूरिस्ट ये सब, जो कि उनका ख्याल नहीं करते, तो वो उस वजह से
जी जी, बहुत शुक्रिया मोमना, बहुत शुक्रिया जुबैर अयूब साहब। और अब हम असल में अपने जो गिवन टाइम जो है उससे काफ़ी ज़्यादा हो गया है, आधा घंटा ऊपर हो चुका है, और हमारे कुछ दोस्तों ने जाहिर है कि उनकी और भी इंगेजमेंट्स हैं, उन्होंने उस तरफ को जाना है, काफ़ी सैर हासिल बात हो चुकी है मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से। तज़ीन अख्तर साहब ने 2 इशूज़ पे बात करने की कहा है, 2 सवाल उठाए हैं, एक सिक्योरिटी के हवाले से और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। सिक्योरिटी के जो कम से कम गिलगित बल्तिस्तान और इन एरियाज़ में तज़ीन साहब, जहाँ तक मैं जानता हूँ, चूँकि मैं भी ज़ाहिर है कि इनके साथ पिछले कोई 10-15 बरस से काम कर रहा हूँ इसी हवाले से, तो वहाँ पे सिक्योरिटी के कोई ऐसे मामलात नहीं हैं। छोटी-मोटी जो चीज़ें हैं वो ज़ाहिर है कि होती हैं। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, पिछले दिनों आई हैड अ लॉन्ग मीटिंग विद न्यू गिलगित बल्तिस्तान टूरिज्म मिनिस्टर, और सीएम जो हैं खालिद साहब, खुर्शीद खालिद साहब, उनसे भी मेरी मीटिंग्स हुई हैं। तो दे आर डेवलपिंग वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की वो बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वहाँ पे टॉयलेट्स, रेस्ट एरियाज वगैरह ऐसे बनाए जाएं, और दे वुड बी मेंटेन्ड बाय द गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट। और ये सूरत हाल है क्योंकि वहाँ पर ज़ाहिर है कि इस तरह की जो वो हैं वो कम हैं, सहूलियात उसके ऊपर काम हो रहा है। मैंने कहा कि बजाय इसके कि मैं आरिफ साहब से उनसे बात करूं, जो मेरा पिछले 1 हफ्ते में जो मेरी 2 मीटिंग्स हुई हैं उसके हवाले से मैं बता दूं कि उसके ऊपर मज़ीद काम हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि आज का जो मेन टॉपिक था विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से, उसमें क्रक्स यही निकलता है कि सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर इसके ऊपर एक कोई जॉइंट और इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए। अब जैसे शायद नदीम साहब ने बात की थी कि 3-4 साल से 2017 से अब 4 साल बन जाते हैं, इसके ऊपर ग्रेजुअली काम हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान इज न्यू दिस ईयर टू बी पार्ट ऑफ विंटर स्पोर्ट्स। तो वहाँ पर जाहिर है कि एवरेस्ट के टूसीएनआर इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने बहुत सारा कंजर्वेशन का काम किया है। जब वो गवर्नमेंट, गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे होंगे, और आफ्ताब राना साहब जैसे लोग जो हैं, जाहिर है कि उनके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड में, जब वो लोग काम कर रहे होंगे इस हवाले से, तो डेफिनेटली एक अच्छी कोऑर्डिनेशन भी होगी, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी साथ होंगी। WWF पाकिस्तान के सीनियर डायरेक्टर रब नवाज साहब ने जैसे कहा कि इसकी कोई बेसलाइन स्टडी जो है वो होनी चाहिए, और इसका जो एक इम्पैक्ट एनालिसिस जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं उसका होना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि कितना टूरिस्ट इन्फ्लक्स जो है वो क्या इम्पैक्ट लेकर आता है, कहाँ पर इस वक्त कैसी सूरत हाल मौजूद है। और जब, क्योंकि हमें आरिफ साहब सिर्फ अभी तो आप वहाँ पे फिजिबिलिटी के लिए कुछ चीज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ अ डिजास्टर, ये भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरह शंदूर में भी पहले ऐसी सूरत हाल थी, वहाँ पे छोटे छोटे कैंपिंग और चीज़ें, लेकिन बाद में जब वहाँ पर फेस्टिवल होना शुरू हुआ तो वो फिर बहुत सारा उसका इम्पैक्ट आया और सारी सूरत हाल हुई। तो कहीं से डैमेज की कहीं से इब्तिदा होती है। अगर शुरू में ही उसको रोकने के लिए, उसके सदेबाब के लिए इंतजाम किए जाएं और उसको फोर्स ही किया जाए, तो शायद हम कहीं रुक सकते हैं। 1-2 मिसालें आफ्ताब इकबाल साहब ने दी बाहर की दुनिया की, डेवलप्ड कंट्रीज की, जहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स हो रहे थे और वो फिर सैचुरेशन पे गए, और वहाँ पे सारी सूरत हाल जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स आए तो फिर उनको वहाँ पे रोका जा रहा है और कर्टेल किया जा रहा है, और फिर अपॉर्चुनिटी के तौर पर दूसरी मुल्कों में जो डेस्टिनेशंस हैं उनको डिस्कवर किया जा रहा है। तो हमें जो हमारे पास जो लेसन्स लर्नड हैं उनको भी हमें देखना चाहिए। इसके साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आफ्ताब राना साहब, आपने गुफ्तगू में हिस्सा लिया, तज़ीन अख्तर साहब, आरिफ हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे आपने इसमें शरीक हुए, रब नवाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से बात की, और फौजी काजी साहब आपका भी शुक्रिया, जुबैर अयूब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने शरीक गुफ्तगू हुए। हमारे दोस्त दानिश साहब को भी सलाम कहिएगा, और अगर हो सके तो ये जो इस गुफ्तगू का क्रक्स है उसके ऊपर ज़रूर स्टोरी बिल्टअप करें। यू लिव इन अ वंडरफुल प्लेस वेयर लाइक यू कैन कंट्रीब्यूट टू द नेशनल डेली एज वेल। तो ये सारी सूरत हाल है। इसके साथ मेरा ख्याल है कि हमें अब आपसे इजाज़त लेनी चाहिए, और नेक्स्ट वीक हम कोशिश करेंगे कि कुछ और किसी अहम
नेशनल जो हमारा कौमी मौजू जो भी बनता है उसके हवाले से हम बात करें, और हम ये वॉलंटरी हमारी रज़ाकाराना एक कोशिश है कि जो मुख्तलिफ हमारे कौमी अमूर हैं उसके ऊपर स्ट्रैटेजिक रिव्यूज़ हम करते रहें, और ये तभी मुमकिन है जब आप जैसे अहबाब जो हैं वो हमारे साथ साथ रहें, इसमें पार्टिसिपेट करें, अपनी राय दें, और इसी तरह से हम एक इंक्लूसिव स्ट्रैटेजीज़ के साथ सामने आते रहेंगे, जो हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, मुआशरे की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।